डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ये सेशन केवल और केवल JMI बीएड के रिगार्डिंग है। सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके डाउट हैं, क्वेरी हैं, प्रिपरेशन को लेकर जो भी स्ट्रेटेजी है, सारा कुछ सब कुछ आप JMI बीएड के इन एंड अराउंड ही रखने की कोशिश करिएगा। जामिया बीएड पर आने से पहले डेली बाइट्स के यूट्यूब पर ऑलरेडी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। पहले आप उसको सुन लीजिए, वापस से मैं उसको आपको फिर समझाऊंगा सो दैट बातें आप थोड़ा डिटेल में समझ पाएं। एंड उसके बाद आप लोगों को हैंड रेस करने का ऑप्शन दिया जाएगा। फिर जो भी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट क्वेरी होगा जामिया से रिलेटेड, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आ जाते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। जेएमआई के एलिजिबिलिटी समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। ये स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ टोटल आप देखोगे 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आपको नीचे लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करो और इन 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट को आप देखो कि कौन कौन से स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट जामिया में अवेलेबल है और कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको आपने पढ़ रखा है। तो ये टोटल 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है। वीडियो पॉज करिए, रीड करिए, देखिए कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपने पढ़ रखा है। अगर आपने स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट देख लिया है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जामिया का सिंपल सा है कि आपका ग्रेजुएशन में, बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अपने स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका अंडर ग्रेजुएशन बैचलर वाली डिग्री है वो बेसिकली ये जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है ना, इन्हीं किसी 17 सब्जेक्ट में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अपना बैचलर डिग्री कर रखा है। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है विद 50% मार्क्स तो आप एलिजिबल हो जाते हो जामिया से बीएड करने के लिए। एंड यस, कोई ऐसा बच्चा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स भी नहीं है और समय रहते उसने मास्टर्स कर लिया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो मास्टर्स के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो कि मास्टर्स के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो। 90% कैंडिडेट ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही अप्लाई करते हैं और एलिजिबिलिटी सिंपल सा है कि आपको अपना देखना होगा कि भाई मेरा 50% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में और 50% मार्क्स किस सब्जेक्ट में हो, आपके स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर 17 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। वीडियो पॉज करके आपको सब्जेक्ट देख लेना है कि क्या जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जामिया बीएड करा रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमने ग्रेजुएशन कर रखा है कि नहीं। अगर उस पर्टिकुलर स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, तो आप पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो जामिया से बीएड करने का। लेकिन साथ में दूसरा वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना है जामिया से बीएड करने के लिए। जो भी आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है ये जरूरी है कि एटलीस्ट उसको मिनिमम न्यूनतम आपने 2 साल के लिए पढ़ रखा है। और अगर आपका क्वालिफाइंग डिग्री सेमेस्टर मोड में है, ग्रेजुएशन आपका सेमेस्टर मोड में है, तो या तो आपने 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा हो या तो 2 ईयर के लिए पढ़ रखा हो। तो बात सिंपल सी है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। और ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, वो जो पीछे 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट मैंने बताया है ना, उन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स। और हां, जो भी आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है ये जरूरी है कि उस पर्टिकुलर स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट को मिनिमम 2 ईयर के लिए या 4 सेमेस्टर के लिए आपने पढ़ रखा हो। बस इतना ही है जामिया का सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और हां, कोई भी ऐसा बच्चा है जो पीछे जो 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट दिए हैं, कोई ऐसा है जो इन किसी एक सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स डिग्री ले रखा है, तो आपको चिंता नहीं करना है। ये 17 सब्जेक्ट दे रखे हैं, लेट्स से कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो और उसमें तुमने ऑनर्स की डिग्री ले रखी है, तो तुम डायरेक्ट एलिजिबल हो। तुमको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपका अपने ऑनर्स डिग्री में 50% मार्क्स है तो आप सीधे जामिया से बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं। जैसा कि लिखा हुआ है बैचलर ऑनर्स डिग्री अगर किसी भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में है तो आप डायरेक्ट अपने मतलब जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स की डिग्री ले रखी है वही आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होगा। लेट्स से कोई बीए ऑनर्स कर रखा है हिंदी में, अरबिक में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में, तो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुमने ऑनर्स कर रखा है वही तुम्हारा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होगा। एंड हाँ, ठीक है, अब आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि जामिया में कोई बच्चा अगर कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करता है तो उस पर्टिकुलर कॉमर्स में कैंडिडेट का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उस पे आने से पहले देखो, कोई भी ऐसा बच्चा है जो फ्यूचर में इस सेशन को डेली बाइट्स के यूट्यूब पर देख रहा है, तो अगर आप डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओगे तो वहाँ पर चैनल में एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, JMI BA 2026 करके। वहाँ पर अगर आपको जो छोटे छोटे जो तमाम जो डाउट्स हैं, सिलेबस क्या होगा, पेपर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारा कुछ डेली बाइट्स के यूट्यूब पर भी एक्सप्लेन्ड है। एंड पास्ट के जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वगैरह रहे हैं
उन लोगों का आपको इंटरव्यू वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा सारा कुछ। अब थोड़ा सा मैं एलिजिबिलिटी को आपको डिटेल में समझा देता हूँ। बाकी अगर आप इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट JMI BED 2026 का प्लेलिस्ट डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जरूर देख लीजिएगा। जो भी जामिया से रिलेटेड तमाम समस्या परेशानी है वो आपको बेस्ट वे में वहां पर सॉर्टेड होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है, जब मैं क्वालिफाइंग डिग्री बोलता हूं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप फॉर्म ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाइंग डिग्री है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाइंग डिग्री है। डजंट मैटर कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है ना, आपको जामिया में बीएड मतलब इन्हीं किसी जो टोटल नंबर ऑफ 17 सब्जेक्ट्स हैं, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट टोटल मेंशन है, इसी किसी एक सब्जेक्ट में से आपको जामिया में बीएड करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो लिस्ट ऑफ 17 सब्जेक्ट्स है ना इस बॉक्स में, केवल इन्हीं किसी एक सब्जेक्ट में से आप बीएड कर सकते हो। ठीक है, यहां जितना 17 सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप जामिया से बीएड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 कि किसी एक सब्जेक्ट से आप बीएड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, वो सब्जेक्ट कौन सा होगा ये आप कैसे डिसाइड करोगे? तो वो सब्जेक्ट वो होगा जिसको आपने अपने ग्रेजुएशन में या फिर अपने क्वालिफाइंग डिग्री में, मैं बोलूं आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए आपने पढ़ रखा है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एटलीस्ट आपने 2 ईयर्स के लिए पढ़ रखा है, और अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड कोर्स होता था तो 4 सेमेस्टर के लिए आपने पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि जामिया से बीएड करने का सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके स्क्रीन पर ये लिस्ट ऑफ 17 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिसका हेडिंग है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। इन 17 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट कौन सा होगा जो आप चूज करोगे? आप केवल उसी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो जिस सब्जेक्ट को एटलीस्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में मिनिमम न्यूनतम एटलीस्ट आपने 2 ईयर्स के लिए पढ़ रखा हो। तो सिंपल से क्या बात है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स, मतलब 50% नंबर होना चाहिए। और जो भी आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है ये जरूरी है कि उसको एटलीस्ट आपने 2 ईयर अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में, मतलब बीए है हिंदी में, इंग्लिश, अरबिक, पर्सियन, उर्दू, या लेट्स से कोई बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायो साइंस, तो किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री ले रखा है। और वो बैचलर डिग्री किस सब्जेक्ट में होना चाहिए? जो लिस्ट ऑफ 17 सब्जेक्ट्स हैं स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट जो आपके स्क्रीन पर दे रखा है, ये टोटल 17 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, इसी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने अपना बैचलर डिग्री ले रखा हो और अपने ग्रेजुएशन में अपने बैचलर डिग्री में एटलीस्ट आपने 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है। अगर आपने 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एटलीस्ट आपने 2 ईयर्स के लिए पढ़ रखा है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप जामिया से बीएड करने के लिए एलिजिबल है। और एक चीज जो आपको ध्यान देना है, अगर आपने ऑनर्स की फील्ड में डिग्री ले रखी है तो जिस भी फील्ड में आपने ऑनर्स किया होगा आपका टीचिंग सब्जेक्ट वही होगा, कुछ और नहीं होने वाला है। कहने का मतलब है कि यहां जो 17 सब्जेक्ट दे रखा है, इन 17 सब्जेक्ट में से किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपने ऑनर्स वाली डिग्री ले रखी है तो आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट वही होगा जो आपने अपने ऑनर्स डिग्री में पढ़ रखा है। और ध्यान देना, कोई और स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। अगर ऑनर्स डिग्री है तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स किया है वही आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होगा। और हां, कोई भी ऐसा बच्चा है जो कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना चाहता है तो उसका एमकॉम होना जरूरी है। किसी भी कॉमर्स वाले बच्चे के लिए एमकॉम होना जरूरी है। तो देखो, ये है बेसिकली जेएमआई बीएड का सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड एलिजिबिलिटी पर आने से पहले बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि यानी एज क्राइटेरिया। नहीं यार, जामिया के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसे समझ लीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 99% केसेस में एजुकेशन लेने का कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। बस मिनिमम एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट को 2 साल के लिए आपने पढ़ रखा है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जामिया से बीएड कर सकते हैं। अब आपका एज चाहे जो हो, आप 20 साल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, 40 साल के हैं तो भी कर सकते हैं। हाँ, एज जॉब करने के लिए जरूर होता है, एजुकेशन लेने के लिए नहीं होता है, मतलब शिक्षा लेने के लिए नहीं होता है। कुछ केसेस में है एक्सेप्शन, बहुत सारे कोर्सेज में एज क्राइटेरिया रहता है, लेकिन एज फार एज बीएड कंसर्न है तो उसमें नहीं रहता है। जामिया का पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है। कल को 2026 में चेंज हो जाए, कुछ नया नियम आ जाए तो बात और है, अदरवाइज जामिया का पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है। जामिया के पेपर में आज भी 170 क्वेश्चन आते हैं, जैसे 5 साल पहले आता था। पेपर जो है 3 घंटे का होता है, ठीक है। और आज भी जामिया के बीएड में
जब आप जो है रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका एंट्रेंस एग्जाम जब क्वालिफाई हो जाएगा, तो कल को आपका इंटरव्यू भी जामिया में आज भी होता है। एंड ऑलमोस्ट आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगा 1/4 0.25 मार्क्स आपको कट जाते हैं किसी भी सही क्वेश्चन से, अगर कुछ आप गलत करते हो। और हाँ, ये आपके स्क्रीन पर जो पेपर स्ट्रक्चर है, ये है जामिया का लेटेस्ट पेपर पैटर्न। ये लास्ट ईयर ही अपडेट हुआ था। इसमें अगेन आपको 170 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये लेटेस्ट पेपर पैटर्न आपके स्क्रीन पर है। तो जेएमआई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। एंड यस, जामिया से देखो बीएड करने के अपने अलग फायदे हैं। सबसे पहला चीज़ तो भाई ये दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। दिल्ली में लोकेशन का अपना एक अलग एडवांटेज है, एक्सेप्ट एयर पॉल्यूशन। खैर हाँ, तो दिल्ली में लोकेशन का अपना एक अलग फायदा है कि भाई इंस्टीट्यूट दिल्ली में लोकेटेड रहता है, तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर आपका बेटर रहता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि जामिया से अगर आप बीएड करते हो तो इसका एनुअल फीस बहुत कम है। जैसे पहले जो है लगभग फीस था 9,000 रुपये, अब फीस हो गया है ऑलमोस्ट 12 से 13,000 रुपये, 13,000 रुपये का राउंड लगता है पूरा एनुअल फीस साल भर का। कोई आपको बेवजह एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना पड़ेगा। एंड जामिया भी वन ऑफ द अच्छे इंस्टीट्यूट्स में से है, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में से है बीएड करने के लिए। एंड हाँ, एटलीस्ट ये बात तो सभी लोगों को पता है कि जामिया एक माइनॉरिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है एंड मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अगर कोई भी यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट है तो मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन है ऐसे ही कि आपको ना इस बात में कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा कि आप मुस्लिम कैंडिडेट हो तो आपको कट ऑफ में कुछ बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। उसका रीज़न सिंपल सा ये है, जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट है ना, सबका पहला प्रायोरिटी जामिया ही रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनको अगर बीएड करना है और किसी इस तरह के इंस्टीट्यूट को चुन रहे हैं तो उनका सबसे पहला प्रायोरिटी जामिया ही रहता है। तो सिंस जब सबका प्रायोरिटी जामिया ही हो जाता है तो कट ऑफ में कोई बहुत फर्क नहीं होता है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ जा रहा है, मान लो किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ गया 114 मार्क्स आउट ऑफ 170, मान लो किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ गया आउट ऑफ 170, मान लो किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ गया 114, ठीक है। 170 में मान लो 114 नंबर कट ऑफ गया किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, जनरल के लिए। तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए पता है कितना रहेगा? 106, 107, 105। तो तुमको चाहे जनरल की तुलना में देख के लगे कि अरे यार जनरल और मुस्लिम माइनॉरिटी के बीच में देखिए 5-6 क्वेश्चन का गैप है, अरे वो गैप कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वो जनरल का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 105, 106 लाना भी आसान नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 170 क्वेश्चन है पेपर में, अब लेट से जनरल के लिए कट ऑफ गया है 124, कि जितने बच्चे 124 से ऊपर पाए हैं सब सेलेक्ट हो गए हैं। हाँ, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए होगा 116। मेरा ये कहना है कि 116 पाना भी कठिन नहीं, 116 पाना भी कठिन है, 116 पाना भी आसान नहीं है आपके लिए। तो इस बात के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज नहीं मिल पाता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रिपरेशन में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रिपरेशन में आप ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड आपको लगता है कि आप मुस्लिम माइनॉरिटी हो तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। गिनती का 4-5 क्वेश्चन का कुछ डिफरेंस दिखेगा और सिलेक्शन के लिए मतलब 116 नंबर लाना भी आसान नहीं है, 116 क्वेश्चन सही करना भी आसान नहीं है आउट ऑफ 170। वो अलग बात है कि जनरल के लिए और थोड़ा ऊपर गया है 124, ये एक टोटली अलग मसला है। तो जामिया के बीएड प्रिपरेशन में आप ध्यान दीजिएगा। एंड जामिया में मैक्स टू मैक्स टोटल 200 सीट ही है बीएड करने के लिए, मैक्स टू मैक्स 200 सीट। एंड ध्यान दीजिएगा वो 200 सीट भी 17 अलग अलग स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, जो मैं आपको दिखा रहा था। लेकिन क्या कोई ऐसा प्रश्न उठता है क्या माइंड में कि सर अगर मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ या जामिया में सीट कम है तो सर इससे तो सिलेक्शन ही मुश्किल है? देखो, जिनको ऐसा लगता है कि सिलेक्शन मुश्किल है तो उनको उनका सिलेक्शन हर जगह मुश्किल लगेगा, फिर ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा होता है। देखिए, आपके दिमाग में सिंपल सा टारगेट होना चाहिए कि 170 पूछता है, मेरे को 125 क्वेश्चन सही करना है। अगर मैं 125 क्वेश्चन सही कर लूँगा तो चाहे मैं जनरल हूँ चाहे मैं मुस्लिम माइनॉरिटी हूँ, मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा बात है, फंडा एकदम सिंपल है। और बहुत सारे ऐसा लोग होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, जाते हैं सीट गिनते हैं, इस सब्जेक्ट में कितना है, उस सब्जेक्ट में कितना है। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ इस बात को दिमाग लगाइए कि 170 क्वेश्चन आता है पेपर में, तो मेरे को 125 सही करना है। अगर आप 125 सही करते हो तो आप लिस्ट में हो, आप सेलेक्टेड में रहोगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है कि आपको 125 के अराउंड आप सही कर रहे हो। इंटरव्यू में बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं, थोड़ा भी आप मैनेज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।
तो आप इस बात पर फोकस मत करिए कि नंबर ऑफ सीट कितने हैं क्या है, वो छोड़ दीजिए, वो प्रोसीजर यूनिवर्सिटी का है, उस पर यूनिवर्सिटी अपना माथापच्ची करे कैसे करने वाली है। और हाँ, जामिया का फ़ी थ्रू आउट द ईयर, जैसा कि मैं पहले ही बोला, 13,500 से 14,000 रुपये 12,000 रुपये के अराउंड है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है बीएड करने के दृष्टिकोण से। तो कैंडिडेट्स को उसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। एंड हाँ, जिनको भी कोई डाउट एंड क्वेरी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एंड एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, कोई भी ऐसा बच्चा है जिनको जामिया का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तब भी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको एटलीस्ट, कल डीयू के भी सेशन में मैंने कहा था, पास्ट में बहुत सारे वीडियोज़ में मैं कह चुका हूँ, एटलीस्ट 4 to 5 फॉर्म आप फिल करेंगे। एटलीस्ट आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 4 to 5 ढंग के यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट बनाएंगे, तब जाके किसी एक ढंग की यूनिवर्सिटी में आपका होगा। और जामिया का पेपर ऑलमोस्ट मान के चलिए कि मई एंड में होता है, 22 मई 25 मई के अराउंड होगा। लेकिन सिंस जामिया का सिलेबस बहुत डाइवर्स है, तो प्रिपरेशन थोड़ा पहले से करना पड़ता है, क्योंकि जामिया में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पूछता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपका सब्जेक्ट चाहे जो हो, जामिया में ये 17 टीचिंग सब्जेक्ट हैं, आपका सब्जेक्ट चाहे जो हो, पेपर सबके लिए सेम होता है। हर बच्चे से वो मैथ पूछेगा, हर बच्चे से रीजनिंग पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, हर बच्चे से वो सोशल साइंस पूछेगा, हर बच्चे से वो साइंस पूछेगा। तो जामिया के लिए प्रिपरेशन में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आई विल कम टू गुड़िया खातून। यस गुड़िया, यस प्लीज गेट आउट, आप प्लीज स्विच ऑन योर माइक। देन ठीक है, देन आई विल कम टू अफीफा। स्विच ऑन योर माइक। सर मेरा जूलॉजी ऑनर्स है तो जी हो अफीफा, जाएगा। वेरी गुड इवनिंग। आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट, खुशी। जी खुशी। सर गुड इवनिंग सर। जी खुशी, वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा मेजर सब्जेक्ट बॉटनी है, तो इसमें तो बॉटनी किस सब्जेक्ट से करेंगे? इसमें तो दिख नहीं रहा है जो आप बताए हैं जो स्कूल मैं नहीं टीचिंग बताया हूँ, जो सब्जेक्ट। जामिया वाले बताए हैं, ठीक है, वो जो टोटल 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट हैं, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। सर तो मतलब मेजर मेरा जो बॉटनी ऑनर्स जो सब्जेक्ट है मेरा बॉटनी है, तो इसमें से आप बता सजेस्ट कर सकते हैं अरे कि खुशी, कौन ये सा? बताओ, पहले ये बताओ कि उसमें से कोई भी ऐसा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ रखा है? ये स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है, इसमें से कोई सही पढ़ रखा है तुमने? सर बॉटनी हम लोग का मेजर है, तो बॉटनी पढ़ना रहता है, जूलॉजी पढ़ना रहता है, और मतलब कुछ आर्ट्स का एक सब्जेक्ट रहता है। मतलब मेन में बॉटनी रहता है और जूलॉजी रहता है। देखिए देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो टोटल 17 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इसमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तुमने? सर इसमें बॉटनी जूलॉजी तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो नहीं दिख रहा है तो आप नहीं एलिजिबल हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो सब्जेक्ट सर इसमें तो ये होना बायो चाहिए। साइंस क्या है? बायो साइंस वही है क्या बॉटनी जूलॉजी? अब ये आप बताएंगी, ये आप सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन देखिए, ठीक है, वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अगर तो नहीं बायो मेंशन है तो साइंस आप के नॉट बारे में एलिजिबल हैं। पता हाँ, नहीं। अब ये आप बायो साइंस के स्पेसिफिकेशन देखिए, अगर वो नहीं मेंशन है तो नॉट एलिजिबल है, वो वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर बाहर करने लगेंगे। अच्छा, बॉटनी से ऑनर्स मेरा हो रहा है ग्रेजुएशन, तो वो स्कोप सही है ना आगे टीचिंग के लिए? यस, बॉटनी से ठीक है। केमिस्ट्री वालों के साथ थोड़ा दिक्कत हो रहा है, केमिस्ट्री ऑनर्स, अदरवाइज बॉटनी के लिए तो ठीक ही है। ठीक है, यस सर। बट इसमें बॉटनी कुछ दिख नहीं रहा, अगर तो नहीं इसलिए मेंशन्ड हमको है ऑनर्स ऑप्शन में में तो आप नॉट रखना एलिजिबल होगा। हैं। ठीक है, अच्छा। नहीं मेंशन्ड है तो ओके सर। नॉट एलिजिबल है। हाँ यस गुड़िया खातून, यस प्लीज स्विच ऑन माइक। सर मेरा सवाल ये है कि मैं जी अपना वेरी गुड इवनिंग। ग्रेजुएशन। जी गुड़िया खातून, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल हम्म, ये है कि मैं ग्रेजुएशन जो है ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, तो उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है नहीं ना? ओपन से कोई दिक्कत नहीं, बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह मैटर करना चाहिए। सर तो मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, और मेरा एग्जाम जो है दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, हम्म, तो क्या मैं एलिजिबल हो पाऊंगी उस वक्त तक? आपका हिस्ट्री ऑनर्स है? जी जी। ठीक है, बिल्कुल एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है।
सर मेरा लास्ट ईयर वाला एग्जाम दिसंबर इसी में होने वाला है, तो ठीक है, उस कोई वक्त दिक्कत तक नहीं है, मेरी। बिल्कुल एलिजिबल हैं, जिनका जुलाई में है वो भी एलिजिबल हैं। ओके सर, तो ये पूछना था मतलब फॉर्म अगर जब फिल होता है उस वक्त कोई दिक्कत नहीं कोई ना दिक्कत होगा नहीं होगा, जैसे जुलाई में भी आप क्या? एग्जाम देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके सर, बस यही था कि डॉक्यूमेंट्स का कोई नहीं नहीं, प्रॉब्लम ठीक ना है, हो उससे कोई बाद में। दिक्कत नहीं होगा भाई। जुलाई में भी जिनका पेपर है वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, आपका तो ओके दिसंबर सर। में ही है। ठीक है, ठीक है गुड़िया, ओके, थैंक यू। हाँ खुशी, आप क्या कह रही थी, आपने बॉटनी से मेजर ले रखा है? जी सर। ठीक है, मैं ये आपको जामिया से बॉट क्लैरिफाई करके बता दूंगा कि वो बॉटनी मेजर को बायो साइंस में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है। यस सर, इसमें सर्च किए तो बायो लिखा हुआ, बायो साइंस देखो है है। क्या ना, तुम्हारी है ऑनर्स डिग्री, और वो ऑनर्स डिग्री को ही एज ए स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर बॉटनी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा है तो बाहर कर देते हैं अमूमन। ठीक है, बाहर कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिटर्न में उनसे क्लैरिफिकेशन ले लूंगा कि आप बच्चे को बाहर करेंगे या इंटरव्यू के लिए आप बुलाएंगे। ठीक है, बेसिकली इंटरव्यू में ही बाहर करते हैं वो, अगर बाहर करना होता है तो। यस सर, क्योंकि ये भी अच्छा ऑप्शन है रखने के लिए, और काफी मतलब डीयू है ये, तो ये अगर ऐसा रहता तो हम इसको नहीं भी नहीं, ऑप्शन में मैं रखते। मैं क्लैरिफाई कर दूंगा आपको कि वो बायो साइंस में उसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि नहीं करेंगे, एज पर माई इन्फॉर्मेशन नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन ठीक है, आई जस्ट सर तो कंफर्म विद यू। ऐसे तो बहुत बच्चे बोटनी जूलॉजी हाँ मेजर तो नहीं करते हैं एलिजिबल तो। हैं, इतना इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? जामिया में अच्छे खासे कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल रहते हैं। अच्छा। ठीक है, आप ओके। बॉटनी की बात कर रही हैं, जो बच्चा केमिस्ट्री में ऑनर्स ले रखा रहता है वो टीजीटी सोशल साइंस के लिए, टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अब उसके लिए क्या करेंगे? तो वो तो है, एलिजिबिलिटी में सब दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, हाँ, किसी और कैंडिडेट को भी डाउट एंड क्वेरी, जस्ट रेज योर हैंड। यस प्लीज़, खान साहब जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने मैंने डिग्री में एजुकेशन लिया है, एजुकेशन ऑनर्स है। नॉट अभी तो एलिजिबल है। वो एजुकेशन सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है लिस्ट में। हाँ, अगर उसमें नहीं, 17 नहीं है तो आप नॉट लिस्ट एलिजिबल हैं, डिटेल। एजुकेशन को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हो, नॉट एलिजिबल हैं आप। बट इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है। इकोनॉमिक्स मेरा 4th सेमेस्टर तक है सर। अच्छा, इकोनॉमिक्स आपने क्या 2 साल के लिए पढ़ रखा है? जी जी, हाँ। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस भी है। हाँ, तो आप जो है उसको स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर चूज कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो आप थैंक यू। कोई एक सब्जेक्ट आप उसमें से चूज कर सकते हैं स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, ओके। यस, अफीफा, आपको कोई डाउट है? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग जी, सर बताइए। वही प्रॉब्लम है मेरी, जूलॉजी ऑनर्स है मेरा। आपका क्या है, जूलॉजी ऑनर्स है? मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है। बाकी ऐसे हिस्ट्री में तो केमिस्ट्री भी था, फिजिक्स भी है, हिंदी और इंग्लिश भी है। तो फिजिक्स बॉटनी आपने में। पढ़ा है 2 साल के लिए? जी जी, पूरे 3 साल हाँ, ग्रेजुएशन तो में होते फिजिक्स से हैं। तुम एलिजिबल हो, क्या दिक्कत है? हिंदी भी ले सकते हैं। हाँ, जो लेकिन सब्जेक्ट आपने हिंदी 2 साल के लिए पढ़ हिंदी रखा है, जिसमें 50। भी आपने अपना बीएससी कर रखा होगा, बट ठीक है, अगर वो सर ऑनर्स डिग्री नहीं है तो आप हिंदी एलिजिबल हैं उसमें। बट हिंदी 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स था। अरे कितने मार्क्स का था, नहीं 2 साल के लिए पढ़ रखा है कि नहीं? जी जी, पढ़ रखे हैं वो तो। हाँ, तो जिस भी सब्जेक्ट को 2 साल के लिए पढ़ रखी हैं उससे आप फॉर्म फिल कर सकती हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड वो सब्जेक्ट परसेंटेज कैलकुलेशन में भी यूज हुआ हो। ठीक है, और ऑनर्स डिग्री नहीं है ना? नहीं, ऑनर्स डिग्री वही मेन सब्जेक्ट जो था ना, वो जूलॉजी ऑनर्स था। नहीं, आपने ऑनर्स डिग्री ले रखा है। जी जी। अगर आपने ऑनर्स डिग्री ले रखा है तो आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट वही होगा जिसमें आपने ऑनर्स किया है। अच्छा। ठीक है, आप कुछ और बाकी नहीं चूज करेंगे। बीएड हम इस 17 सब्जेक्ट में से किसी से भी कर सकते हैं, जो हमने पढ़ रखा है हाँ, 2 साल 2 साल। के लिए। जैसे जैसे उसमें हिंदी है तो हम कर सकते हैं उससे। हाँ, अगर आपने 2 साल के लिए पढ़ रखा है तो, और प्रोवाइडेड वो सब्जेक्ट परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज हुआ है। ठीक है, ओके। यस, तरन्नुम सैफी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ बीकॉम प्रोग्राम ड्यू से, और अभी 2026 में मई जून में मेरी कंप्लीट होगी, मैं 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दूंगी। तो एडमिशन अगर मुझे जामिया बीएड से लेना है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा? आप जामिया में कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकती हैं। ठीक है, उसके लिए मास्टर्स होना ज़रूरी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चूज़ नहीं कर सकती हैं।
तो ध्यान देना, कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकती हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बीएड नहीं कर सकती, मतलब आपको कोई और सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो अपना एलिजिबिलिटी आप दूसरे सब्जेक्ट से देखिए, ठीक है। लेट्स से इकोनॉमिक्स, या अगर आपने कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है 2 साल के लिए, या कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ रखा है 2 साल के लिए, तो आप उससे एलिजिबल है, अदरवाइज नो, ठीक है, नॉट एलिजिबल अदरवाइज, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। तरन्नुम सैफी, ठीक है। किसी और कैंडिडेट को कोई डाउट एंड क्वेरी? यस राज, यस प्लीज। सर मैं ये कह रहा था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पीयूटी का एग्जाम तो दे ही रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जामिया का भी दे दूँ, लेकिन इसमें क्या ओबीसी का कुछ सीन होता है कि हाँ जी कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ रहता है रिलैक्सेशन? नहीं 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 नहीं, अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है तो आपको कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये साक्षी पटेल, हेलो सर। हेलो साक्षी जी, बताइए। सर वो मैं ये पूछ रही थी, मैंने आरआई का बैच ले रखा है आपके ऐप में, अच्छा, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी 2nd ईयर में हूँ। ठीक है। तो ये जो अदर यूनिवर्सिटीज है ना, तो उसका भी मैं फॉर्म डालूंगी, तो मैं सोच रही हूँ अभी से बैच ले लूँ कि अगले साल ले लूंगी? नहीं, ले सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहती हैं पहले से तो आप करिए, लेकिन आप देख लीजिए कि आप प्रिपरेशन करना चाहती हैं कि नहीं। मान लीजिए आपको ये है कि हमको बीएड ही करना है, एकदम क्लियर है, तो पहले से प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। और डेली बाइट्स के ऐप में जो भी कोई आरआईई का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ एनसीईआरटी आरआईई ही ऐसा कंटेंट है डेली बाइट्स के ऐप में, जिसमें नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर सारा अवेलेबल है। अदरवाइज डेली बाइट्स की कोई भी प्रिपरेशन क्लासेस हमारे ऐप और वेबसाइट पर नहीं होती है, ठीक है। प्रिपरेशन क्लासेस के लिए हमेशा डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करना है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। यस साहिल खान, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैं अभी बीएससी कर रही हूँ, फाइनल ईयर है, ठीक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरे पास, मैं अप्लाई कर सकती हूँ? यस कर सकती हैं, केमिस्ट्री आपका है ना? फॉर्म का? जी सर। हाँ तो फॉर्म फरवरी में आएगा, अप्लाई करिए। ओके सर, थैंक यू। प्रिपरेशन पहले से रखिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए समय नहीं मिलेगा, काफ़ी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जामिया के पेपर में। सर आप कितनी फीस लेंगे इसकी, बैच कब स्टार्ट होगा? अब देखिए, यहाँ मैं चूड़ी बिंदी तो बेच नहीं रहा हूँ, डेली बैट्स की यूट्यूब पर ऑलरेडी अपडेटेड है, इन्फॉर्म्ड है, आप वहाँ जाके चेक करिए, ठीक है। ओके सर, ठीक। एंड एक चीज़ और है कि डेली बाइट्स के यूट्यूब पर आप जाएंगे तो डिटेल में वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है प्रिपरेशन क्लास के रिगार्डिंग, हम कितना पैसा लेंगे, क्या करेंगे, बैठ वहाँ सब इन्फॉर्म्ड है, डिटेल में एक चीज़ लाइन बाय लाइन इन्फॉर्म एक है। मिनट सर, आपका कौन सा चैनल है, चैनल का नाम बता दीजिए। रहने दीजिए, कहाँ सर्च करेंगे, इतना परेशान क्यों हो रही हैं प्रिपरेशन के लिए आप, ठीक है। आप यहाँ पर आई कैसे हैं? मैं चैनल से ही आई हूँ, उसी चैनल पे मिलेंगी आपके? मतलब शायद वहीं मिलना चाहिए। ओके सर, ठीक। हाँ ठीक है, कोई नहीं। देखिए बाकी के लोग ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं क्लासेस में, कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। देखिए हम लोगों को भी डिमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम वापस खुद को समझाते हैं और हमको लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, खैर जी सुमित बताइए। सर आई एम ऑडिबल? यस यस सर मेरा ना मतलब मुझे ड्यू बीएड के बारे में पूछना था। हाँ, तो सर क्या मैं इस सेशन में यस पूछ यस सकता हूँ? बताइए पूछिए सीधे। हाँ सर क्या है ना कि मैं ये ड्यू से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो यहाँ पे ना क्या रहता है ना कि जी का सब्जेक्ट रहता है ना जो, ठीक है। हाँ वो हर ईयर चेंज होता रहता है। तो ठीक है। मैंने ना जैसे इस ईयर में ना मैंने हिंदी ली थी जी के सब्जेक्ट में, नेक्स्ट ईयर में मेरे पास थी हिंदी, सिर्फ 2 सेमेस्टर के लिए मैंने हिंदी पढ़ी है, और फिर नेक्स्ट जो सेकंड ईयर मेरा चालू हुआ ना, तो उसमें भी मतलब जो राजनीति मतलब दोनों में बढ़िया ऐसे एक्सचेंज करता रहा हूँ। तो जो आप बताया ना, जो अपने 4 साल के लिए मतलब 4 सेमेस्टर में मुझे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ जामिया का है, ये डीयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। मैं समझ गया सर। तो अदरवाइज जैसे मैंने मेरी ग्रेजुएशन ना उससे हुआ है, क्या नाम है, संस्कृत ऑनर से। हाँ तो मैं सिर्फ इसी के लिए एलिजिबल, मैंने 4 सेमेस्टर पढ़ी है।
अरे आप 4 सेमेस्टर वाले बात क्यों कर रहे हो यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ ये जामिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप ड्यू के बारे में पूछ रहे हो। ड्यू में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? अच्छा अच्छा, तो फिर मैं उसके लिए एलिजिबल तो रहूंगा ना? नहीं तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया है अभी तक कहीं पे भी? वो तो ये कहते हैं ना कि मैंने 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट। हाँ तो वो कहते हैं ये बात, तो वो सब्जेक्ट कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने 200 नंबर का पढ़ा हो? हाँ, मैंने तो लगभग 3 सब्जेक्ट हैं ऐसे जो मैंने हाँ तो 200 बस 200 ठीक है, तो नंबर के तीनों में पढ़े से हैं। कोई एक एक तो चूज मेरा कर लीजिए, कोर आप उसमें सब्जेक्ट। एलिजिबल हैं, सिंपल सा बात है। ठीक है सर, बस मेरे को यही जानना था। हाँ तो तीनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया वही है। एक चीज सभी कैंडिडेट ध्यान दो, यहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये जामिया का क्राइटेरिया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इससे टोटली अलग है। जामिया का टोटली अलग है, IQ यूनिवर्सिटी का टोटली अलग है। ये आपकी चॉइस है कि किस यूनिवर्सिटी से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए, तीनों यूनिवर्सिटीज बीएड का ही डिग्री देती हैं दिल्ली में, ठीक है? उससे फर्क नहीं पड़ रहा। एलिजिबिलिटी जो DU का एलिजिबिलिटी है दैट हैज नथिंग टू डू विद जामिया। हाँ यस, आई ओके सर, थैंक मूव, यू। हाँ ठीक है, आई मूव टू नेक्स्ट कैंडिडेट। फातिमा जी, फातिमा यस सर। तो जी। मेरा ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर के एग्जाम्स जुलाई अगस्त 2026 में होंगे, बट सर कॉलेज में जो है प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो इसका रिजल्ट कोई का दिक्कत नहीं, मार्कशीट कोई आता है दिक्कत तो नहीं, जो अक्टूबर में भी रिजल्ट है आएगा आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है यूनिवर्सिटी उसको समय देती है 2-3 महीने का डिग्री प्रोड्यूस करने के लिए। अंडरटेकिंग आपसे ले लेंगे और वो आपको समय देंगे पूरा, उसको लेकर निश्चिंत रहिए आप, ठीक है? सर सर कैन आई अप्लाई? यस यस, ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं SOL से, इग्नू से फॉर्म फिल करते हैं, उन सबका रिजल्ट अगस्त के एंड में सितंबर में आता है, ठीक है? तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। ओके सर। आप जामिया में सेलेक्ट हो जाएंगी, वो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लेंगे कि आप रिजल्ट 2 महीने बाद हमको दे देंगी, और आपको एडमिशन दे देंगे वो लोग, ओके सर। ठीक है? और अगर तुमको लग रहा है कि सर क्या गारंटी है कि हम बाद में पास हो ही जाएंगे, मान लीजिए नहीं पास हुए ग्रेजुएशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको निकाल देंगे कॉलेज से फिर, ठीक है? उसकी चिंता आप मत करिए, वो जामिया वाले कर लेंगे अपना काम। लेकिन सर ये बात तो नहीं होगी कि हमारा सिलेक्शन तो हो गया लेकिन अभी तक हमने एग्जाम्स भी नहीं दिए, वो हम अगस्त में जाके उससे कोई देंगे दिक्कत नहीं exams। है, सितंबर में भी आपका रिजल्ट आएगा तो भी वो आपको समय देंगे, ओके सर। ठीक है? वो हर साल का है यूनिवर्सिटीज में बवाल, ठीक है? हाँ ओके, देन आई विल कम टू मोहम्मद आलमगीर। MD आलमगीर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर बोल रहे हैं कि बोलिए। मैं मौलाना मजहब पटना यूनिवर्सिटी से BA उर्दू से किया हूँ। पटना यूनिवर्सिटी से आपने BA तो उर्दू से मेरे किया है? लिए हाँ हाँ जी, हाँ। मैं जामिया में BA एडमिशन BEd में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा? वही जो और लोगों के लिए है, ठीक है? अप्लाई तो सर करिए। उर्दू और अदर सब्जेक्ट सबका सेम ही प्रिपरेशन करना होगा? यस यस, पेपर पेपर सबका सेम होता है। पेपर ये जो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, चाहे आपका सब्जेक्ट अरबिक हो, चाहे आपका सब्जेक्ट उर्दू हो, चाहे आपका सब्जेक्ट साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट है, सबके लिए यही पेपर फॉलो होगा जो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। सबके लिए यही पेपर सब्जेक्ट, यही पेपर फॉलो होगा, ये जो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है, यही जामिया का सिलेबस है। चाहे आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो, चाहे आप अरबिक के हो, चाहे आप उर्दू से हो, ठीक है? चाहे आप बायो साइंस से हो, चाहे आप फिजिक्स से हो, कोई सा भी सब्जेक्ट आपका है, यहाँ पर वही फॉलो होगा जो एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस जो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। सभी बच्चे से यही 170 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? सबके लिए यही सेम पेपर फॉलो होता है कोड। ठीक है? यस साहिल, यस प्लीज़, साहिल खान, यस प्लीज़ बताइए। हैंड लोअर करते जाइए जिनका डाउट क्लियर हो जा रहा है। जी साहिल। जी खुशी, अब क्या रह गया आपका? सर मेरा एक डाउट है कि आप कल जो सेशन में बताए थे DU वाला, तो उसमें साइंस का जो पेपर कोड था COQ 06 QP06, तो उसमें भी तो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, फिजिक्स, लेकिन इसमें सेपरेटली बॉटनी नहीं मेंशन है, तो हम DU से भी कर सकते हैं? तो DU से कर उसमें सकती हो, बॉटनी जामिया में अगर नहीं मेंशन्ड है तो नॉट एलिजिबल है। अगर DU में वो चीज़ मेंशन्ड है ना खुशी, बात ये है। सर बॉटनी नहीं है मेंशन, बायोलॉजी मेंशन है। बायोलॉजी मेंशन्ड है ना, तो वो देखो यार, ग्रेजुएशन में किसी का बायोलॉजी नहीं होता, या तो बॉटनी होता है या तो जूलॉजी होता है,
यस सर। ये तो आप ग्रेजुएशन कर रही हैं तो आपको पता ही होगा, यस ठीक है। सर। तो वो बायो हेड के अंदर ही आते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो बायो से करेंगे, हाँ हाँ एग्जाम देंगे। हाँ हाँ, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को बायो से मतलब नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेसिकली ये मतलब होता है कि आप साइंस सब्जेक्ट की हैं, ठीक है, बस बात इतना है। अगर आप साइंस से हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकती हैं। यस, ओके सर। ठीक है, हाँ। यस, गुड़िया खातून एंड आलमगीर, आपका डाउट क्लियर है तो प्लीज़ हैंड डाउन कर लीजिए। सर हाँ जी गुड़िया बताइए। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि मैं जामिया का एंट्रेंस दूंगी तो इसके लिए मुझे सीयूईटी और वो जो एंट्रेंस टेस्ट लेंगे और जामिया के द्वारा दोनों को मतलब एग्जाम देना होगा। नहीं नहीं, अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो जामिया का अपना फॉर्म फिल अलग से होता है, जामिया का पेपर अलग से होता है, जामिया का सीयूईटी से कोई लेना देना नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी तक तो नहीं है। कल को कोई नया नियम नोटिस आ जाए तब की बात और है, अदरवाइज अभी तो कोई नियम नहीं है, जामिया का सीयूईटी से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, एक नेक्स्ट लेवल का सवाल है। बताइए बताइए। जैसे मान लीजिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे वहां पे मतलब रह के पढ़ाई करनी होगी तो खुद का ये लगेगा, मतलब फाइनेंशियली मुझे नहीं, स्ट्रांग रह के रहना पढ़ाई नहीं पड़ेगा। करोगी उनके यहाँ, मतलब तुम अपना जहाँ भी तुमको रहना है तुम रह सकती हो, ठीक है। और अपना कॉलेज जाइए, रेगुलर जाना पड़ेगा। तो उनके द्वारा कोई हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जाता, लेकिन जामिया का अपना हॉस्टल है, वो किस बेसिस पर देंगे ये देखना पड़ेगा। वो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं वैसे। तो इसके लिए अलग से मतलब समझना पड़ेगा यार। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है। आप बोलेंगी तो मैं अपने किसी स्टूडेंट को बुला भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पास्ट में डेली बाइट से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड भी रहे हैं, तो मैं किसी स्टूडेंट को बुला के हॉस्टल का कंफर्म करवा दूंगा। क्योंकि होता क्या है, अब ये सब इज़ नॉट माई बिजनेस कि हॉस्टल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अदरवाइज मैं अपने किसी स्टूडेंट को बोल देता हूँ जो ऑलरेडी जामिया से बीएड कर रखी होगी, तो आई विल कॉल हर इन द सेशन एंड शी विल अपडेट यू पीपल। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी इसलिए बोल रहे थे। तो क्लियर पता हो जाता तो जा पाएंगे, क्योंकि हम बिहार से हैं। नहीं ठीक है, वो मैं समझ गया। तो वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे वहाँ पर अवेलेबल रहता है, वहाँ पर तमाम जो है जो भी उनके मतलब नियर बाई एरियाज़ में पीजी और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो मिल जाता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली बीएड वालों के लिए हॉस्टल में, वो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो बीएड वालों के लिए स्पेसिफिकली हॉस्टल नहीं रखती है, ठीक है। सभी कॉलेजेस में नहीं है, सीआई में है, तो कुछ कुछ क्राइटेरिया रहता है हॉस्टल का, ठीक है। मैं भी आपको कंफर्म करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ यस सर रहता मतलब ये रहता है स्पेस। क्या कह रही हैं गुड़िया? यू नॉट ऑडिबल, आपकी वॉइस क्रैक कर रही थी, प्लीज बताइए कि वापस से बोली, क्या कह रही हैं? तो मेरा कहने का मतलब अगर खुद का हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, ऐसे मुझे जाके ढूंढना होगा तो। अरे ये सब तो चैलेंजेस रहते ही हैं भाई, ये सब चैलेंजेस तो रहते ही हैं। किसी भी अच्छे संस्था में आदमी पढ़ने जाता है तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस रहते हैं, इतना आसान नहीं है, ठीक है। किसी भी अच्छी संस्थाओं में ये सब बहुत मतलब इस तरह की समस्याएं आती हैं, दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। आप ऐसा नहीं सोच सकती हैं कि एकदम जाएंगे हॉस्टल में वो तुमको एकदम बीएड करने के लिए बैठा देगा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, तो किसी सीनियर का हम लोग का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करा मैं दीजिए। करता हूँ बात, मैं बोलता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस खुशी, अब आपको क्या डाउट रह गया भाई? सर ये डाउट है कि मतलब एक नोटिस आया था कि अगर किसी बच्चे को ग्रेजुएशन में 75% रहता है मार्क्स तो वो डायरेक्ट सीएसआई और नेट का एग्जाम देके पीएचडी कर सकता है। क्या ये रहता 4 है? ईयर एक सेकंड प्लीज कम अगेन, क्या बोला आपने, क्या रहता है? सर एक नोटिस आया, हम लोग के कॉलेज के सर बताएं कि एक नोटिस आया है कि अगर किसी बच्चे को पूरा ग्रेजुएशन में मेजर सब्जेक्ट में 75% तक या उससे ज्यादा मार्क्स रहता है तो वो बिना पीजी किए सीएसआई और नेट का एग्जाम देकर वो पीएचडी कर सकता है। अगर डिस्टिंक्शन में है तो? क्या सर? डिस्टिंक्शन है तो दे सकती हैं जी, दे सकती हैं। यस सर, तो मतलब वो ऑप्शन सही रहेगा या तो वो फिर दे के बीएड क्या का होगा ये वो बताइए ना, ये तो बताइए, दे के होता क्या है वो, उसे दे के क्या फायदा होगा ये बताइए। मतलब वो एग्जाम दे के पीएचडी कर सकते हैं डायरेक्ट, और पीएचडी करने के बाद क्या होगा? उसके बाद मतलब प्रोफेसर वाले लाइन में प्रोफेसर का लेक्चरर बन सकते अच्छा, हैं। और सीएसआईआर का पेपर कैसे निकालेंगी?
सर वो प्रिपरेशन करना रहता है उसका। अच्छा, और मान लो क्वालिफाई कर ली, उसके बाद कैसे होगा आगे? पीएचडी में एडमिशन लोगी? उसके बाद लेक्चरर। अच्छा ठीक है, ठीक है। कितने साल की हैं अभी आप? अभी तो 21, 21। मतलब हो जाएगा, अभी 20 है, 20 तो ठीक अगले गया, मैं नेक्स्ट समझ गया, ईयर। 21 साल की हैं आप, ठीक है। अब उसको कम मत करिए ज़बरदस्ती, ठीक है। हाँ, लड़की से तो उम्र पूछ के मैंने गुनाह कर दिया। हाँ खैर, मैं क्या कह रहा था कि क्या लगता है आपको कि आपके घर वाले शादी वादी कब कराएंगे आपकी? इसमें कोई प्रेशर नहीं है, बस मतलब जॉब लेना है अच्छा सा खासा, तो और 25 मतलब साल पे अच्छा करवा देंगे घर स्टेबल वाले होना है शादी? ये पहले। बताइए, 25 साल पे करवा देंगे घर वाले? 27 पे? हाँ वो तो मैक्सिमम हो गया। अच्छा, मैक्सिमम हो गया। तो जब सब कुछ जीवन में सही चलेगा तब भी 25 और 27 पे प्रोफेसर बनना ऑलमोस्ट एकदम जो है बहुत टिपिकल है। जब सब कुछ सही चलेगा, मतलब तुम सारा कुछ एकदम सीक्वेंस में क्वालिफाई कर लोगी, तब भी बता रहा हूँ कि उस एज तक आप बन जाइए तो बड़ी बात है, ठीक है। तो ये समझते हुए चूज़ करिएगा। देखिए, जानते हैं करियर में ना लोग इस बात को नहीं नोटिस करते हैं। सभी कैंडिडेट्स को ये बात समझना चाहिए कि देखो यार, बड़ा मैटर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, आप शिक्षा पर कितना समय दे सकते हैं। पीएचडी वगैरह करने के लिए, ढंग से रिसर्च करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए 27 साल, 28 साल, 30 साल का उम्र हो जाए लोगों का तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं इन सारी चीज़ों को, आपका फैमिली इस बात के लिए रेडी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी कोई फीमेल मेरे से इस तरह से पीएचडी और तमाम ये सारा चीज़ पूछती है, तो आपके डीप डाउन आपके माइंड में ये बात होना चाहिए कि क्या मेरी लाइफ ऐसी है कि शादी के बाद भी मुझे 2 साल किसी यूनिवर्सिटी में दूर दराज जाके एडहॉक प्रोफेसर बनना होगा, तो मैं वो काम करूंगी कि नहीं करूंगी 20,000 रुपये पर। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए लोग कहीं ना तो कहीं बीएड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो कितना आप अफोर्ड कर सकती हैं, कितना आप समय दे सकती हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। आप अभी 21 पर हैं, अभी आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं, राइट? ये फोर्थ सेमेस्टर में हो, वही सेकेंड ईयर में हो। तो यस सर। तुमको पीजी यूजी करते करते और ये सब पीएचडी में कंप्लीट करते करते 28-29 हो जाएगा। वो भी जॉब का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का प्लान बनाना मेरे एंड से बहुत अप्रिशिएबल नहीं है। बाकी आपको ऐसा है कि नहीं हमको रिसर्च करना है तो जाइए, जॉब करना है पहले तो वाइज आइडिया नहीं है। आपको ये है कि हमको रिसर्च में जाना है तो करिए। अगर आपको लगता है कि ये करके हमको जॉब मिल जाएगा तो ये कोई बहुत वाइज आइडिया नहीं है। आपको ये लगता है कि ये करके हमें जॉब मिल जाएगा तो ठीक है। अच्छा, और सर तो हम बीएड करेंगे तो केवीएस मेरा टारगेट रहेगा, केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय जी, वाला रख होता लीजिएगा है। टारगेट, ठीक है। ये सर, तो उसके लिए अभी से मतलब क्या हमको ऐसा कि एक अभी फर्स्ट से कुछ अटेम्प्ट मत में करिए, मैं अभी से बस आराम करिए, रात में खाइए पीजिए, टाइम से सोइए। जब बीएड वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, जब केवीएस का समय आएगा तब का तब सोचिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पहले से किसी चीज़ का परवाह करने से कुछ बहुत भला नहीं होता है, ठीक है। जब समय आएगा तब देखिएगा। हाँ जी आलमगीर, सर, यस इसमें प्लीज। थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है ना, तो थोड़ा पहले से आदमी रहता तो है तो तुम पहले से फर्स्ट कर लो। अटेम्प्ट में होता है। अरे तुम पहले एलिजिबल तो हो यार, पहले तुम ग्रेजुएशन करके जाओ, बीएड वेड करके आओ यार, 3 साल बाद आना, ठीक है। यस सर। हाँ तब का तब बात करेंगे, अभी से क्या केवीएस के बारे में बात करें? अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, बीएड कंप्लीट नहीं है, कुछ कंप्लीट है ही नहीं, केवीएस के बारे में अभी से बात कर रही हैं आप। 3 से 4 साल लगेगा आपको अभी एलिजिबल होने के लिए केवीएस में। यस सर। हाँ जी आलमगीर, यस प्लीज बताइए क्विक। बोल रहे थे सर, जैसे वो बीए किए हैं उर्दू ऑनर्स से, तो एक है लैंग्वेज में उर्दू है और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी में हिंदी इंग्लिश उर्दू है, तो 3 ऑप्शन है, तो उसमें उर्दू ले सकते हैं। आपने बीएड किस में किया है ग्रेजुएशन? उर्दू ऑनर्स से। तो आपका उर्दू ही टीचिंग सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी जो उर्दू में ही है होगा। उसमें उर्दू हाँ उसमें उर्दू, तो 2 उर्दू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 उर्दू हो जाएगा मतलब? एक लैंग्वेज में से उर्दू, लैंग्वेज में है उर्दू और सब्जेक्ट नॉलेज इसमें रहेगा, और सब्जेक्ट सेक्शन ई में नॉलेज जो दिया कहाँ है? हुआ सब्जेक्ट नॉलेज किस चीज में भाई? आप जो वो दिए हैं उसका सब्जेक्ट नॉलेज में उर्दू है ना, उर्दू कहाँ है सब्जेक्ट नॉलेज में उर्दू? और मैं क्या दिया हूँ? वो जामिया वाले दिए हैं। जामिया, हाँ वही वाला उसमें देखिए। आप देखिए, सेक्शन मैं क्या डी देखूँ? में सब्जेक्ट नॉलेज क्या होता है भाई? अभी बोल रहा हूँ सबके लिए सेम पेपर होगा, सब्जेक्ट नॉलेज कहाँ लिखा हुआ है इसमें? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर वही दे रहा हूँ सेक्शन भाई। डी में,
सेक्शन डी में सब्जेक्ट नॉलेज आपकी अभी सब्जेक्ट नॉलेज में लिखा हुआ है कि नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज सारा पूछेंगे। सब्जेक्ट नॉलेज भी सबके लिए सेम है। जी तो लैंग्वेज है तो उर्दू ऑनर्स है तो लैंग्वेज में उर्दू पूछेगा ना? नहीं, लैंग्वेज एज अ टीचिंग पेडागोजी पूछेगा। लैंग्वेज कौन सा पूछेगा? छोड़ दीजिए, बस लैंग्वेज पूछेगा, उर्दू नहीं पूछेगा उसमें, बस इतना समझिए अभी, ठीक है? तो ठीक है, वो डेली बैट्स की यूट्यूब पर जाके सिलेबस देखिएगा, वहां मैंने बताया होगा लैंग्वेज में क्या पूछेगा। ठीक है, ये जामिया का सिलेबस, सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब ये नहीं कि उर्दू पूछेगा, सब कुछ पूछेगा आपसे। और ये लैंग्वेज क्या है, ये मैंने डेली बैट्स की यूट्यूब पर एक्सप्लेन होगा, आप उसको जाकर देखिए, ठीक है? आप जो डेली बैट्स की यूट्यूब पर जाओगे, यहाँ सिलेबस का एक वीडियो होगा, पेपर स्ट्रक्चर सिलेबस, इसमें डिटेल में मैंने समझा रखा है कि वो क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट बस समझ लीजिए, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इग्नोर करिएगा। वो टीचिंग पेडागोजी से पूछता है, ठीक है? लैंग्वेज टीचिंग पेडागोजी से पूछता है क्वेश्चन। इट इज़ नॉट कि उर्दू इंग्लिश हिंदी नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज टीचिंग पेडागोजी। ठीक है, अगर वो इतना आसान होता तो यहाँ हम लोगों का प्रिपरेशन का क्लास, प्रिपरेशन का फ़ी वो ऐसे ही नहीं बना हुआ है, बहुत कुछ पढ़ाना पड़ता है। जामिया का पेपर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो इंग्लिश हिंदी उर्दू नहीं है, टीचिंग को एज अ पेडागोजी सब्जेक्ट के तौर पर कैसे आप लैंग्वेज को हैंडल करोगे, ये सब क्वेश्चंस पूछता है वहाँ पर। ठीक है, खैर आई कम टू साहिल। यस साहिल, क्विक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ सर, प्रिपरेशन के लिए बुक किस ऑथर की आएगी? अभिलाष सिंह की आती है। अभिलाष। ओके सर। और वो कहाँ पर मिलता है? डेली वाइट्स की जब ऐप में जाएंगी तो ऐप के अंदर जो है JMI BEd रिसोर्स करके होगा, वहीं पर जो है वो अभिलाष सिंह की बुक आएगी और वो PDF में आती है। ओके सर। ठीक है, हाँ ठीक है। किसी और कैंडिडेट को कोई और डाउट और क्वेरी? ठीक है, देखिए क्लास, ये ज़रूरी है कि देखो यार, देखिए आप इस बात को समझिए, लेट से कि ये सेशन हम नवंबर के मंथ में कंडक्ट कर रहे हैं, तो पास्ट के भी तमाम सेशन में मैं कहता हूँ कि देखो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मतलब कुछ बहुत ऐसा बड़ा फासला नहीं होता है। यही जो छोटे छोटे फैसले आप लेते हो वही स्मार्ट वर्क है। छोटा फैसला क्या है? छोटा फैसला ये है कि हम नवंबर के महीने में जामिया के पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समय से पहले आपको चीज़ें मानसिक रूप से आपको रेडी कर रही हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से आपको रेडी कर रही हैं कि ये मेरा जामिया का पेपर है और हमको क्या पढ़ना है। देखो एक कैंडिडेट का अभी के समय ना, इस समय बस एक ही फोकस होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पेपर स्ट्रक्चर क्या है। इससे ज़्यादा आपका कोई फोकस नहीं होना चाहिए। क्या मैं एलिजिबल हूँ, और अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मेरे से पेपर में क्या पूछेगा, एज सिंपल एज दैट। आपको मतलब दिमाग में बस यही आना चाहिए। और देखो प्रिपरेशन में यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको विद टाइम स्मार्ट बनाता है। ठीक है, जैसे होगा क्या कि अगर आपको पहले से समझ है कि पेपर में क्या पूछ रहा है, कितना कट ऑफ जाता है, तो कहीं ना तो कहीं जो आपका लाइन लेंथ है ना, जो आपका स्ट्रेटजी है, वो सही डायरेक्शन में जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा अभी आएगा तो देखेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, अरे ठीक है अभी जब फॉर्म आएगा तब देखेंगे। हाँ, तो ध्यान देना, ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। और तुमको लग रहा है कि अरे सर ये कौन सा बात हुआ, आप कौन होते हैं ऐसे कहने वाले, ऐसे लोगों का नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है, जो कि 200 सीट है, भरने वाले 20,000 हैं। इसका मतलब है कि 1% बच्चे का ही सिलेक्शन हो रहा है, 100 में एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। तो वो जो 1% लोग हैं जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो लोग कहीं ना तो कहीं पेपर स्ट्रक्चर को पहले से देखते रहते हैं, वो पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, कहीं ना तो कहीं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे होते हैं। क्योंकि अभी तो आप जो जामिया का पेपर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अभी वो कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि बस तुमको सोशल साइंस लिख दिया तो बात वहीं खत्म हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट सिंपल। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये जो जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपके स्क्रीन पर पेपर दिख रहा है, हाँ ये जो आपके स्क्रीन पर पेपर दिख रहा है, अगर यहाँ नेचुरल साइंस लिखा है ना, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें तुमसे बायो पूछेगा, इसमें तुमसे 5 क्वेश्चन फिजिक्स का भी पूछ लेगा, 4 क्वेश्चन तुमसे केमिस्ट्री का भी पूछ लेगा, 2 क्वेश्चन तुमसे इन्वायरमेंट का भी पूछ लेगा। दिस इज फर्दर डिवाइडेड। अगर यहाँ सोशल साइंस लिखा है ना, तो सोशल साइंस का मतलब हुआ कि इसमें तुमसे 5 क्वेश्चन पॉलिटी का पूछेगा, 5 क्वेश्चन तुमसे हिस्ट्री का पूछेगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन तुमसे जियोग्राफी का पूछेगा, 5 क्वेश्चन तुमसे इकोनॉमिक्स का पूछेगा। तो ये सारा मिला के पूछ लेगा तुमसे।
क्योंकि इट्स नॉट दैट सिंपल कि आपको लग रहा है कि अच्छा सोशल साइंस मैंने बस सोशल साइंस, ठीक है, उसमें हिस्ट्री भी होगी, उसमें पॉलिटी भी होगी, उसमें जियोग्राफी भी होगी, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक्स भी होगा, नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ होगा। तो इस तरह का पेपर होता है। तो मतलब अगर जिनको क्रैक करना है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पढ़ना भी थोड़ा पहले से पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको पांडित्य हासिल करना है। अरे मतलब कहने का मतलब है कि बस जीरो मत पाओ उस सेक्शन में, इस हिसाब से इतना पढ़ लो कि बाकी के लोगों से तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर रहे। मैं आपको जामिया का 2025-26 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में मैं बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा। जस्ट फॉरगॉट कि आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में नहीं डाला गया है। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला जो डेली बाइट्स का टेलीग्राम है आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जामिया का ओरिजिनल पेपर है लास्ट ईयर जो हुआ था 2025-26 का। तो देखो कि शुरुआत में जनरल इंटेलिजेंस दे रखा है, वो जो आपको लेट से अब यही है, देख रहे हो पॉलिटिकल जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया 2024 कंटिन्यूड विच लोकसभा, ठीक है। 18th लोकसभा था, 19th लोकसभा था, क्या उस कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ अब देखिए, डजेंट मैटर कि आपका उर्दू सब्जेक्ट है क्या है नहीं है, भैया साइंस मैंने पूछ रहा है कि अ साइक्लिस्ट skids to a stop over 10 meter under a 200 Newton opposing force, how much work does the road do on the bicycle, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिर देखोगे एंटी अमीबा कोलोई इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भाई आपका बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखोगे हर तरह का क्वेश्चन है। ऑक्टोपस बिलोंग्स टू विच फाइलम, ठीक है, शायद आई गेस ऑप्शन सी होगा, चेक कर लीजिएगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब देखो कि हर तरह का क्वेश्चन होगा। और सॉलिड इज वन विच हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिला के पूछ रहा है। विच कंपाउंड इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मान लो, तो 76 का सी है। देखो कि एक तरह से केमिस्ट्री या एनवायरमेंट का क्वेश्चन आप कह लीजिए, तो हर तरह का क्वेश्चन आपको मिक्स दिखेगा। विच स्टेटमेंट अबाउट वायरसेज इज इनकरेक्ट, अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बायो। व्हाट करंट डज अ बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 200 वोल्ट सोर्स इफ इट फिलामेंट रेजिस्टेंस इज 1200 ओम, तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो आपको वहां पर आपको तब करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेसिक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि आपको I का वैल्यू कैसे आएगा, लेकिन फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्यूटेनियन इज 4 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग विच फंक्शनल ग्रुप, अब मान लो ये एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ गया, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको कह सकते हो। व्हाट इज द कंजुगेट एसिड ऑफ HCEO, तो अब देखो कि भाई ये क्वेश्चन तुमको साइंस से ही देखने के लिए मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, तो अब तुम्हारा सब्जेक्ट चाहे सोशल साइंस हो, अरेबिक हो, चाहे क्या कहते हैं लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर, पेपर में आपसे पूछेगा, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म शोज बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो भी कुछ है सारा कुछ देखिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, अब ये तुमसे क्या पूछ रहा है, ये तुमसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया भाई। अब उसी तरह देखोगे सोशल साइंस पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि साइंस का मतलब उसके अंदर फर्दर डिवीजन है। और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद आप देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 91 से मोस्ट प्रोबेबली। हाँ आप देखोगे यहां देखो, हु ऑथर्ड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, which writ orders that an arrested person be brought before the court and possibly released in the if the arrest is unlawful, ठीक है, habeas corpus वगैरह जो कुछ भी है। who introduced the Qal in चिश्ती समा and was disciple of निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ये देखोगे ये अभी हिस्ट्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट सोशल कम्युनिटी गेन, चॉइस ऑफ कॉम्पिटिशन, कलेक्टिव ओनरशिप, इंडिविजुअलिज्म एंड फ्री मार्केट, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो सोशल साइंस बने सब, ऐसा नहीं है। विच वर्क वॉज ऑथर्ड बाय अल बरूनी, ठीक है, किताबुल हिंद, ठीक है, लेकिन जैसे कहने का मतलब है कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। इनटू हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वाज ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, कितने प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड था, 565 था या कितना था, आप देखिए। तो कहने का मतलब है देखोगे सब तरह का क्वेश्चन दिख जाएगा। फर्स्ट क्लियर एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अकर्ड विद विच इवेंट, फिर देखोगे विच खैरीफ क्रॉप रिक्वायर्स हाईएस्ट टेम्परेचर, एक तरह से जियोग्राफी में घुस गए यहाँ पर। अ डीप वैली विद स्टीप लाइक साइड स्लोप्स इज कॉल्ड, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। द प्रैक्टिस ऑफ सिंगलिंग आउट वीकर ग्रुप्स ऑफ
अनमेरिटेड ब्लेम इज कॉल्ड, ठीक है। फिर देखोगे विच सिटी इज अ मेजर सेंटर फॉर वुमेन टेक्सटाइल, तो ये सब देखिए सोशल साइंस में डाल दिया। द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ विच लेयर, कहने का मतलब है ये अगेन जियोग्राफी से क्वेश्चन है। तो अगर वो सोशल साइंस लिख रहा है तो 20 नंबर पे तुमसे सब पूछेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पूछेगा, ठीक है। आप देखिए विच कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट अप्लाई टू द कास्ट सिस्टम, एक तरह से हिस्ट्री में चला गया था। बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट विच सब्सटेंस, विच सॉइल टाइप इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो तुमसे देखोगे इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 110 से क्वेश्चन चेंज हो रहा होगा। हाँ, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 111 से तुमसे मैथमेटिक्स पूछ रहा है और ढंग का मैथ पूछेगा। ए एंड बी टुगेदर फिनिशेस अ जॉब इन 12 days, बी अलोन इन 30 days, हाउ लॉन्ग फॉर ए अलोन। तो देखो बात तो सिंपल है कि ठीक है 1/12 माइनस 1/30 आप करोगे तो निकल जाएगा, लेकिन आपको मतलब आना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जामिया में सारा कुछ पूछता है, ठीक है। इतना सिंपल नहीं है, ना प्रिपेयर करना, ना हम लोगों के लिए प्रिपेयर कराना, ना सेलेक्ट होना, तीनों काम आसान नहीं है। हाँ, तो देखो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता है ना जिसको सभी सेक्शन आते हो पेपर में, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जिसको सारा सेक्शन आता हो। तो तुमसे ये कौन कह रहा है कि तुमको सभी क्वेश्चंस पूरा पूरा सही करने हैं। ये जो सिलेबस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वापस आप सिलेबस को देखिए, ये जो सिलेबस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको सब नहीं सही करना है। कहने का मतलब है कि टोटल देखो कि तुमको 170 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, टोटल 170 देखने के लिए। अब तुमको इस 170 में ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चन सही करना है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखोगे कि 25 क्वेश्चन इससे है, 25 20 ये वो, इसमें से 20 क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई एक आप चूज करोगे, एनी वन, ठीक है। तो कुल मिला के 170 में 120 आपको सही करना है, 115 के अराउंड सही करना है। मतलब कट ऑफ जो है, मतलब एक मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ इसके अराउंड ही जाता है। तो अब कट ऑफ इसके अराउंड जाता है तो सिंपल सा बात है यार, इतना दिमाग क्या लगाना है। कहने का मतलब है कि बहुत सारा ऐसा सेक्शन होगा जिसको आप 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा भी मेहनत करोगे और प्रिपरेशन करोगे तो उस सेक्शन का एटलीस्ट 40% 50% क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। अगर आप उतना भी कर देते हो तो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अगर आप उतना भी कर देते हो तो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। यही प्रिपरेशन का तरीका है कि पहले से देखिए पेपर स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या पूछने वाला है, क्या पढ़ना है, क्योंकि जो सेक्शन नहीं आता है उसमें भी आप 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर ले जाओगे तो आप बाकी के लोगों पर भारी पड़ोगे, ठीक है। यही प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी है। चलिए खैर, किसी और को कोई डाउट एंड क्वेरी, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन। ठीक है। एंड हाँ, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको JMI B.Ed का प्रिपरेशन करना है तो दिल्ली बाइट्स का जामिया B.Ed का सेकंड जो प्रिपरेशन क्लास है 14 नवंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि आज 11 है तो 2-3 दिन बाद शुरू हो रहा है। और जो भी हमारा कोई ऐसा बच्चा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के B.Ed में क्या कहते हैं, जिसको एंट्रेंस देना है या दिल्ली के B.Ed में एनरोल्ड है, मतलब DU की B.Ed के बैच में, CUET के बैच में एनरोल्ड है, तो इन लोगों का सोशल साइंस वगैरह का क्लासेस 14 से शुरू हो रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो DU के बैच में एनरोल करना चाहता है या जामिया के बैच में एनरोल करना चाहता है तो एनरोलमेंट ओपन है। और हाँ, मेरा एक स्ट्रांग सजेशन ये भी है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत सोचिए मत कि हम बाद में प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पैसा तुमको उतना ही देना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप दिल्ली बाइट पर ज्वाइन कर रहे हो, कहीं भी आप ज्वाइन कर रहे हो पैसा आपको उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बहुत प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करिए, जिसको प्रिपेयर करना है शुरू करिए, काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट वी कंप्लीटिंग द सिलेबस, इट इज ऑल्सो अबाउट यू कंप्लीटिंग द सिलेबस, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट करा दूँ, अरे मैं तो यार अगर मुझे 40 आवर्स लगते हैं पॉलिटी कंप्लीट करने में तो भैया इसका मतलब ही थोड़ी होगा तुम 40 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, तुमको तो मेरे से डबल ट्रिपल समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके पास भी पर्याप्त समय होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से मेंटली रेडी रखिए अपने आप को और प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देख लीजिए। अगर आप उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर कैंडिडेट को प्रिपरेशन का ज़रूरत हो। और अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं तब सोचिए भैया कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। हाँ, यस, आई विल कम टू अफीफ़ा, यस प्लीज़ क्विक, यस एक सेकंड, हाँ यस अफीफ़ा सुल्ताना, माइक। वो प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर प्रिपरेशन क्लासेस का पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। और जिस ग्रुप से आपको ये लिंक मिला है वहाँ पर भी मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है। प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल उसमें पूरा दिया हुआ है, क्या फ़ी है, क्या क्या कराया जाता है, नहीं कराया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा
कोई ऐसा बच्चा है, अगर जैसे मान लो बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहने लगते हैं कि अरे सर ये फ़ी ज़्यादा है। भाई अभी तुम समझ नहीं रहो, अगर कोई तुमको सस्ते में करा रहा है तो तुम्हारा बहुत बड़ा वाला कटेगा। पॉइंट सिंपल सा है, क्योंकि जामिया में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आपसे कोई फ़ी लेके करवा दे रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। वो समझ लीजिए आप पे एहसान कर रहा है, लिटरली बता रहा हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अब हमको बच्चे को सोशल साइंस पढ़ाना है, तो हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब पढ़ाना है उसको जामिया के हिसाब से। उसको साइंस भी पढ़ाना है, उसको मैथ भी समझाना है, उसको रीजनिंग भी समझाना है। अरे भाई तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। महीने का जोड़ोगे तो 500 रुपये का भी ट्यूशन फ़ी नहीं पड़ेगा। वो जो टोटल आपको कोर्स का फ़ी दिखता है 6,000 रुपये, वो जो आप उसको एक बार में 6,000 देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। जो क्लासेज हैं, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए है। तो हम लोगों को भी जो नंबर ऑफ फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल कराना पड़ता है। उस हिसाब से वो जामिया के लिए उस हिसाब से वो फ़ी कुछ नहीं है, ठीक है। आप किसी से कहीं आप ट्यूशन भी पढ़ाते होगे, अगर कोई बच्चा यहाँ ट्यूशन पढ़ाता होगा तो महीने का तुम 500 या 1,000 रुपये भी लेते होगे ना घंटे भर का। मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 500 रुपये या 1,000 रुपये पूरे महीने के घंटे भर का भी लेते होगे, तो भी सिलेबस नहीं कंप्लीट कराते हो और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो। वहाँ जामिया में कम से कम 9 सब्जेक्ट है जो हम लोगों को पढ़ाना है। 9 सब्जेक्ट है जिसका हमको डाउट क्लियर करना है। 2 महीने 3 महीने में पूरा उसको सारा कुछ कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। जैसे अभी हमारा जो प्रीवियस वाला जामिया का बैच, जो बैच 1 चल रहा है, COQP 05, 4, 6, 7 सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जामिया में अभी भी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जियोग्राफी, ये सब पढ़ाना बाकी है, क्योंकि जामिया का सिलेबस लंबा है, ठीक है। तो कोई आपको करवा दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई 2,000-3,000 में करा रहा है तो नहीं करा सकता भाई, पॉसिबल नहीं है। या तो ढंग के टीचर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मतलब साइंस का ढंग का फैकल्टी होना चाहिए, सोशल साइंस का ढंग का फैकल्टी होना चाहिए, मैथमेटिक्स का ढंग का फैकल्टी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का होगा तो जो जितने ढंग का ग्रुप होगा वो आपको कम नहीं चार्ज करेगा कभी भी। तो बस आप ये इंश्योर करिए कि कोई आपको करवा दे और आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ यस गुड़िया खातून, यस प्लीज। सो मेरा क्वेश्चन था कोर्स के रिगार्डिंग, बताइए। अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी लेना और जामिया का भी लेना, तो मैं कौन सा कोर्स लूंगी? आपको कौन सा पहले प्रायोरिटी पर रखना है? आपका प्रायोरिटी मेरा जामिया होगा। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका क्या सब्जेक्ट है? सर मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है। देखिए आप दोनों ले सकती हैं, आप चाहो तो आप दोनों ले सकते हो, ठीक है। पॉइंट 1 मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप CUET का ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले लीजिए। उसका रीज़न ये है कि CUET का पेपर मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और जामिया का पेपर ऑलमोस्ट मई के लास्ट वीक में होगा। जी, तो इसमें मैं 04 वाला लूंगी ना हाँ हाँ पेपर? हाँ, वो तो आप जब पे करके ज्वाइन करेंगे तो व्हाट्सएप हैंडलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंफर्म करेंगी। देखिए कोई भी ऐसा बच्चा है जो दिल्ली बाइट्स पर CUET का फी देकर ज्वाइन किया है और उसके सब्जेक्ट में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ विवाद है, तो आप निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि आप 04 का फी पे करके ज्वाइन किए थे और कल का आपको सब्जेक्ट 05 दिल्ली बाइट्स वाले कह रहे हैं और वापस से पैसा दो। अरे फी प्रिपरेशन के लिए लेते हैं, शोषण करने के लिए नहीं है वो। तो कोई बच्चा अगर ज्वाइन किया है तो जो भी एडजस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं वो हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2 इसीलिए हम लोग क्यों कहते हैं कि जाके व्हाट्सएप हैंडलर के पास पे करिए, क्योंकि अगर मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। कोई बच्चा ऐप में डायरेक्टली जाके कुछ परचेज करता है ना, तो वो पैसा ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पे करते हो और दिल्ली बाइट्स से अकाउंट में आ जाता है। अगर आपने ऐप में कुछ भी परचेज कर लिया तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि अगर वहाँ पर आप 1,000 रुपये का कुछ खरीदते हो तो दिल्ली बाइट्स के पास 750 रुपये आता है, वो भी एक हफ्ते बाद। तो अगर वहाँ कुछ आप गलती कर दोगे तो मैं यहाँ सामने बैठा हूँ, मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वो सिस्टम से जनरेट होता है। जब आप व्हाट्सएप हैंडलर के पास पे करते हो तो वो हमारे पास रहता है कि बच्चे का कोई कंसर्न है, कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ इशू आ रहा है, तो वो बच्चे के लिए सॉर्ट आउट हम लोग करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि व्हाट्सएप हैंडलर के पास कॉन्टैक्ट करिए पेमेंट के लिए, ठीक है। वो इसीलिए फैसिलिटी बनाया गया है। लेकिन ठीक है, मतलब जनता है, जनता को लगता है कि अरे व्हाट्सएप हैंडलर पे कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों करवा रहे हैं। वो इसलिए है कि आपको कोई दिक्कत हो तो सॉर्ट आउट हो सके। तो अगर आप ऐप में पे कर दोगे तो फिर चीखते चिल्लाते रहिए, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ फिर। और हाँ, कोई बच्चा ऐप में कुछ परचेज करता है तो उसका एक्सेस भी मैं नहीं खत्म कर सकता हूँ जब तक उस कोर्स का ड्यूरेशन नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आप व्हाट्सएप हैंडलर को कॉन्टैक्ट करिए, आप उनको पूछ लीजिएगा प्रिपरेशन क्लासेस का क्या है। और अगर आपको DU का देना है तो पहले आप DU का ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज जामिया का देना है तो जामिया के लिए ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत समय है नहीं। जामिया का जो प्रिपरेशन क्लास अभी शुरू हो रहा है उसको कंप्लीट करने में हम लोग को ऑलमोस्ट जनवरी एंड आ जाएगा, ऑलमोस्ट मान के चलिए।
हाँ जी खुशी, क्या रह गया? ये मेरा डाउट क्लियर कर दीजिएगा कि बायो साइंस से जो है वो यस यस यस, ठीक एक्चुअली है, है वो मैंने क्या? नोट कर लिया है, मैं सब्जेक्ट वाइज क्लैरिफाई कर दूंगा, उसको लेकर आप ओके निश्चिंत सर। रहिए, ठीक है। वो यस उसमें सर। कुछ और क्लैरिफिकेशन ज़्यादा ये जो चाहिए नहीं, कि वो जामिया वाले करवाते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लूँगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं करवाते हैं, लेकिन ठीक है, कंफर्म करके मैं आपको एक बार वापस से रीअश्योर कर दूंगा। ओके सर। सर ये केवीएस का कोई आपका बैच कोई कोर्स चलता है क्या? अरे यार चलता है, तुम केवीएस के लिए क्यों अभी परेशान हो रही हो? तुम पहले बीएड कर लो बेटा। सर वो तो हो ही जाएगा, वो मतलब वो तो तो सारे लोग तुमको कर ही बीएड, लेते मेन। अरे यार क्यों परेशान हो रही, क्यों अपना बेवजह पैसा खर्चा करना चाहती हो? जैसे मतलब पूछ रहे हैं देखिए आप, जो मतलब आप पूछ डीयू रही के हैं, देखो लिए। खुशी, हम लोग करवाते हैं, जो आप पूछ रही हैं उसमें तो मेरा हित ही है, ठीक है। आप दो पैसा यस सर। प्लेटफॉर्म को ही दे के जाएंगी, लेकिन मुझे आपका भी तो हित देखना है। आपका 5,000 यस रुपये सर। लेकर मेरा कुछ नहीं बनेगा, डेलीबाइट से कुछ नहीं बनने वाला, प्लेटफॉर्म को 5,000 रुपये दे देंगी तो, लेकिन आपका नुकसान होगा, तो व्यक्तिगत रूप से आपका नुकसान ज़्यादा है। अभी पहले आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में कितना, 2027 में कंप्लीट होगा ना? यस सर, 27 में। 27 में, उसके बाद आप बीएड करेंगे 2 साल। सर 1 साल में होगा हम लोग के लिए। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यस सर। आप श्योर हैं होगा? नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ तो चलो तुम्हारा ही मान लेते हैं, 2028 हो गया। यस सर। 2028 में तुम पास आउट करोगी तो क्या जरूरी है उस साल केवीएस की वैकेंसी आए ही? क्या ये जरूरी है? यस सर, ये भी बात है। मान लो वैकेंसी 1-2 साल बाद आई, तो एक तरह मान लो 2028 में तुम पास हुई, वैकेंसी 2029 में आई, तो तुम हाँ, और 2029 में वैकेंसी जब आएगी तो अभी क्या चल रहा है 2025, 4 साल बाद के बारे में बात कर रही हो, सिलेबस चेंज हो गया तो केवीएस का सर चेंज होते रहता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्या आपको क्या लगता है, होता होगा कि नहीं? यस सर। पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वैकेंसी नहीं आई 2 साल तक, तो क्या करोगी? तो क्यों अभी से फी दे के परेशान होना चाह रही हो? मतलब मेरा यही सजेशन है, और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमको वही करना है जो आपको लग रहा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर पेइंग ऑन डेलीबाइट्स। आप व्हाट्सएप हैंडल से कॉन्टैक्ट करके पे करके एनरोल कर लीजिएगा। नहीं सर, आप सही बोल रहे हैं, चेंज हो जाएगा तो फिर हमको ही नुकसान होगा। सिलेबस भी चेंज हो सकता है, एलिजिबिलिटी चेंज हो सकता है, क्या पता कल को तुम एलिजिबल ना रहो, ये भी हो सकता है। अभी देखिए Yes. रिसेंटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेंज हुआ है कुछ दिन पहले, ठीक है, तो हर चीज़ पॉसिबल है, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिए। अगर आपको एनरोल करना है तो बीएड के लिए मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है आपको। इनफैक्ट मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूंगा कि आप बीएड में जामिया का बैच ज्वाइन कर सकती हैं। जामिया का बैच ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा कवर करते हैं हम लोग, तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ये आप कर सकती हैं जरूर से। सबसे पहले ये क्लियर तो हो जाए कि बॉटनी से ये कराते हैं कि नहीं, तब तो वो हम नहीं तो डीयू का करेंगे ना। हाँ नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कर लीजिए, तो वो आप फी पे करके एनरोल कर लीजिए, वो सब चेंज हो जाता है बाद में, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कल कोई स्टूडेंट थी, वो जामिया में ज्वाइन थी, वो जाके अपना चेंज कराइए सीयूईटी वाले में, जैस्मीन या क्या तो नाम था Yes. उसका, ठीक है, उसे चेंज सर कराइए। सर ये केवीएस और DSSS का सब वैकेंसी ईयरली नहीं आता है ना? नहीं नहीं, कोई ये गारंटी फिक्स- नहीं है। इनफैक्ट तुम विश्वास नहीं करोगी, 2018 के दिसंबर में आया था आखिरी बार, फिर सीधे आया 2022 के एंड में, जो Yes. वैकेंसी फाइनल होते होते 2023 का अंत आ गया। अब तुम सोचो कोई बच्चा 2018 के एंड में बीएड कंप्लीट किया होगा, तो 4 से 5 साल तक उसकी केवीएस की वैकेंसी ही नहीं आई। एक तरह से वो अपने बच्चे का मुंडन करा रहा होगा उस समय, एक तरह से बताऊं तो। ये सर इतना टाइम थोड़ी कोई ऐसे बैठे रहेगा। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, सोच के देखो 2018 में वो बीएड कंप्लीट किया, तो जब मतलब कंप्लीट करते हुए एलिजिबल तो रहेगा नहीं, क्योंकि सीटेट पास करना था। 5 साल का गैप हो गया, तब तक उसकी शादी और बच्चे हो गए होंगे, तब जाके तो वैकेंसी यही आई। ऑप्शन है। तो जो प्रिपरेशन उसका 18 में रहा होगा वो 22 में तो नहीं रहा होगा, क्योंकि 22 के एंड में वैकेंसी आई है, पेपर 23 में हुआ था, 5 साल का गैप है, ठीक है। तो इतना पहले से मत प्लान करिए, समय से बहुत आगे चलने वाले भी पिटते हैं, समय से बहुत पीछे चलने वाले भी पिटते हैं, तो थोड़ा सा इस पे विजिलेंट रहेंगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके सर। ओके देन आई कम Thank टू you, खान साहब एंड प्रियंका राठौर जी। खान साहब बताइए। सर वो फी कितना है सर जेएमआई का, वो कितना, वो पेड बैच लेने के लिए कितना लगेगा? ये आप जो जिस ग्रुप से आपने कोई लिंक मिला है ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पर आपको जामिया के प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल डाल दिया गया है, ठीक है, उसका पूरा डिटेल मेंशन है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ठीक है सर, वो देख लीजिए। हाँ Thank यस प्रियंका, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियंका जी, बताइए।
मुझे बीएड से रिलेटेड पूछना है। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ क्या मेरे तो बीएड में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट थे, तो मैं जो पेपर कोड 04 और 05 दोनों की प्रिपरेशन कर सकती हूँ? यस यस, दोनों की एग्जाम दे प्रिपरेशन कर सकती हूँ? सकती हैं, दोनों को पेपर दे सकती हैं। जी। और सर जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसमें भी मतलब ये 17 सब्जेक्ट में जो मेरा पॉलिटिकल साइंस है वो दिख रहा है मुझे, तो मैं इसमें ट्राई कर सकती हूँ? हाँ हाँ, अगर आपने 2 साल के लिए पढ़ रखा तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ओके सर। ठीक है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अगर आपने उसको पढ़ रखा तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और सर आपने जैसे कहा था कि आप एक यूनिवर्सिटी पे ही फोकस ना करो, 2-3 यूनिवर्सिटी को ऑप्शनल रखो, तो ऐसे हम किसी और यूनिवर्सिटी का भी देना चाहें तो दे सकते हैं ना सर? ये देखिए, इसमें कोई वो तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप लोग दे सकती हैं। बस मेरा एक ही चीज़ में रिकमेंडेशन रहता है कि आप देखिए कि आप कहाँ पर रहते हो, इंडिया के कौन से हिस्से में आप रहते हो और कहाँ कहाँ जाके आप बीएड कर सकते हो। तो उस हिसाब से एटलीस्ट 4 से 5 ऑप्शन आपको रखना चाहिए। मान लीजिए आप दिल्ली में रहती हैं तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया और आईपी यूनिवर्सिटी ये सब प्रायोरिटी में होना चाहिए, प्लस एनसीईआरटी आरआई प्रायोरिटी में होना चाहिए, प्लस कोई एक स्टेट की यूनिवर्सिटी भी आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। तो मतलब 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन रखिए। और हाँ देखिए यार, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनल एडमिशन आते आते ना बहुत कुछ चेंज होता है, कई बार एलिजिबिलिटी चेंज होता है, कुछ नया पेपर स्ट्रक्चर आ जाएगा, तरह तरह का बवाल है। तो 4-5 ऑप्शन रहता है तो आपका ईयर वगैरह वेस्ट नहीं होता, एटलीस्ट आपके पास चॉइस रहता है। तो मेरा ज़िंदगी में हमेशा लोगों से ये कहना है कि अगर 1000-2000 रुपये खर्च करके चॉइस एक्स्ट्रा रहे तो रखिए। ठीक है, 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा करके, जैसे मान लो तुम जामिया का फॉर्म फिल करोगे, कितने का होगा? 750 का होगा। हम कह रहे हैं कि तुमको नहीं देने का मन है तो मत देना, लेकिन एटलीस्ट मई तक मेरे पास ऑप्शन तो रहेगा कि जिस दिन मन करेगा सडनली दे सकते हैं पेपर को। ठीक है, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि 500 रुपये खर्च करके अगर जीवन में ऑप्शन मिलता है तो उस ऑप्शन को हमेशा अवेल करिए। ठीक है, बात ये है। हाँ, और अगर एनसीईआरटी आरआई का फॉर्म फिल करती हैं, 500 रुपये का फॉर्म है, अरे तो फिल करके पेपर दो भाई, चाहे एडमिशन मत लेना। क्योंकि देखिए, अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप पटना में हैं, अगर आप चंडीगढ़ में हैं, तो इन सभी जगहों पर सबका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है। ऐसा नहीं कि जामिया का पेपर केवल दिल्ली में होगा, जामिया का पेपर कलकत्ता में भी होता है। अगर आप कलकत्ता में रहती हैं तो पटना में भी होता है। आप पेपर दे लीजिए जाके, चाहे एडमिशन तुम जो है लेना नहीं लेना वो बात की बात है, पेपर दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करिए, एंट्रेंस एग्जाम में बैठिए, देखिए क्या पूछता है। जैसे जैसे आपको जानकारी मिलेगा वैसे वैसे अगर आप टीचिंग जॉब में आना चाहती हैं तो आपका एज अ टीचर भी आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, जैसे जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, खुद तो रीड कर रहा हूँ और अपने टाइम में दे के देखा भी है, और स्टूडेंट्स का भी देखते हैं वो लोग क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तभी तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो आपका समय चल रहा है कि आप इसको जाकर चेक करिए, फटाफट 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करिए, सबका पेपर दीजिए, पेपर स्ट्रक्चर चेक करिए, अपना प्रिपरेशन का लेवल चेक करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी का भी कोर्स ले लीजिए, सच बता रहा हूँ, कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कुछ भी ज्वाइन कर लो, किसी का भी कोर्स ले लो, कोई मॉक टेस्ट ले लो, तुम लाइव एग्जाम से बड़ा डेमो कुछ नहीं होता। आप पेपर में खुद जाकर बैठते हो, वो एक्सपीरियंस हमेशा अनमैचेबल है। क्योंकि देखो पेपर में एग्जाम प्रेशर रहता है, एग्जामिनर रहता है, टाइम चल रहा होता है, तुमको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, फ़ोन बाहर रख के आए हो, टाइमर उल्टा चल रहा होता है, उसमें टीचर आएगा कि वो एमआर शीट पे साइन करेगा, बबल करेगा, अगल बगल कोई कुछ बड़बड़ करके पेपर अटेम्प्ट कर रहा होगा, तरह तरह का डिस्टर्बेंस है, एग्ज़ाम का प्रेशर है। उस प्रेशर में पेपर अटेम्प्ट करना और घर पर बैठ के अटेम्प्ट करना, दोनों दो अलग बातें हैं। ठीक है, दोनों दो अलग बातें हैं। तो एग्ज़ाम टोटली अलग चीज़ है। उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि ज़िंदगी में जब मौका मिले जाके उस पेपर को दीजिए और देखिए कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, मतलब यही तरीका है प्रिपरेशन वगैरह का। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मदीहा ताज, यस प्लीज। Yes, sir. Actually, I wanted to ask, sir, what if I'm doing masters now? So, can I give BEd after completing it? Yes, yes, of course you can. Even while pursuing it, you can give the exams. You are in second year or first year? Yes, second year, sir. You are eligible for the exam. You should. 2026 में
2026 में तो मेरा मास्टर्स लास्ट ईयर चल रहा होगा, तो सर थोड़ा हॉच पॉच नहीं हो जाएगा उसी टाइम नो डिसर्टेशन हॉच पॉच नहीं वगैरह, होगा, उसी टाइम सबका वैसे ही एग्जाम? होता है, हॉच पॉच कुछ नहीं होता है। हॉच पॉच होगा तो हॉच पॉच क्लियर करने के लिए क्या तुम ईयर ड्रॉप करने वाली हो? सर वही मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि नहीं, मुझे लग रहा है अगर मैं मैनेज नहीं कर पाई क्लास लेने के बाद तो क्या होगा? देखो मधिया, हम सिंपल सा एक बात बताएं, तुम जो प्रश्न पूछ रही हो, अगर मैं बहुत पर्सनल लेवल पर बताऊं तो बहुत स्टुपिडिटी वाला प्रश्न है ये। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप जो कह रही हैं उस प्रश्न में 1 साल का गैप है, और ज़िंदगी का 1 साल, यस सर, वही। ठीक है, इतना सस्ता नहीं है आपका, इतनी सस्ता मत रखिए अपनी ज़िंदगी, ठीक है। जितने बच्चे अच्छा। क्वालिफाइंग ईयर में रहते हैं सबके साथ ये सब समस्याएं रहती हैं। और हाँ, सेमेस्टर एग्जाम ही है, 2 दिन भी एक पहले पढ़ लोगी तो पास हो जाओगी, इतना उसको हवा देने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो सर मुझे मतलब जेएमआई और बाकी सीयूटी वगैरह का भी देना है, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए जैसे बैच? आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आप पीजी किस सब्जेक्ट में कर रही हैं? पीजी में सोशियोलॉजी में कर रही हूँ, मास्टर्स। मास्टर्स कर रही हो। तुमको पता है सोशियोलॉजी हाँ, में तुम कोई जामिया से ही कर रही हूँ मैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में आई थिंक सर टोटल वी हैव 5 सब्जेक्ट एंड 5 1 सब्जेक्ट, डिसर्टेशन। ठीक है, हाँ ठीक है, 5, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है। हम्म। 5 में किसी भी एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए 3 दिन बहुत है, ढंग से पढ़ दोगी तो एग्जाम, यस सर। सेमेस्टर एग्जाम ही है, इतना बड़ा एग्जाम तो है नहीं, क्योंकि तुमको 60 नंबर लाके पास होना है वहां पर। वही। तुमको लंबा लंबा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा पिन पॉइंटेड, ठीक है। तो हाँ सर। 3 दिन भी पढ़ लोगे तो हॉच पॉच कैसे हो जाएगा? तुम्हारा पेपर होगा जून जुलाई में, तुम्हारे सर वो जामिया का पेपर होगा मई में, मई मई से में, स्टार्ट करवा देते हैं मुझे। अरे ठीक है, मान लो मई में ही स्टार्ट करा देते हैं, ठीक है। यस सर। तो एग्जाम के 3 दिन पहले तुमने पढ़ लिया, हो गया, पास हो गए इस सब्जेक्ट में। हाँ सर। और तुम कौन सा सोशियोलॉजी बहुत पढ़ने वाली हो, हमको नहीं पता है कि तुम कैसे प्रिपेयर करोगी। 5 तो पीवाईक्यू खोलोगी, देखोगी कौन से मॉडल का बार बार रिपीट हो रहा है, उसको वाला आदमी रट्टा मारेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो फिर लिखोगी दिस इज द रीजन बिकॉज, इतना पहले लिखने के बाद ऐसे ऐसे करके आदमी सेंटेंस बढ़ाएगा, ठीक है, वो पेपर कंप्लीट करेगा। 3 दिन बहुत है उसको पास करने के लिए, इतना हाइप मत दीजिए सेमेस्टर एग्जाम को, इट्स जस्ट मास्टर, ओके, ठीक है। तो सर अकॉर्डिंग टू यू which बैच आई शुड चूज? अब ये आप देख लीजिए कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आपको डीयू में एडमिशन लेना है, आपको जामिया में एडमिशन लेना है, तो आप डीयू का चूज करिए, क्योंकि डीयू का पेपर मार्च में है। अब जैसे तुमने कहा मेरा सेमेस्टर एग्जाम मई में है, तो अगर तुम सीयूईटी चूज करती हो तो तुम्हारा पेपर हो जाएगा मार्च में ही। तो तुम तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए अप्रैल में भी प्रिपेयर कर सकती हो, मई में भी प्रिपेयर कर सकती हो, बहुत समय है। तो इट्स एवरीथिंग इज इन योर माइंड, ठीक है। तो प्लीज इस स्टुपिडिटी को बाहर निकालिए, वरना बहुत दर्द देगा ये बात में आपको, ठीक है। सर सीयूईटी वैसे तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जामिया ही है, क्योंकि जामिया में जैसे ही मान लो तो तुम मुझे थोड़ा सीयूईटी का पेपर दे experience- रही हो, मान लो तुम सीयूईटी का पेपर दे रही हो, तो सीयूईटी के लिए तुम प्रिपेयर कब करोगी? तुम प्रिपेयर करोगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह में तुम्हारा सीयूईटी का पेपर हो जाएगा। फिर भैया वहां से बहुत समय है सोशियोलॉजी का 5 सब्जेक्ट पास करने के लिए, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम पास करना कौन सा बड़ा चीज़ है, 60% आ जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद जामिया अपना पेपर मान के चलो या तो 7 मई को कराएगा या 22 मई को कराएगा, उसके अराउंड कराएगा। तो तुम जामिया के लिए प्रिपरेशन मई के महीने में थोड़ी ना करोगी, या तो तुम जामिया का प्रिपरेशन अभी ही कर लोगी, मार्च अप्रैल तक प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, या तो हो जाएगा या तो तुम बाहर हो, दोनों चीज़ें, दो में से एक ही चीज़ होगा। क्योंकि अगर मई में पेपर है किसी का जामिया का तो मई में प्रिपेयर नहीं कर सकता, प्रिपरेशन तो उसको जनवरी फरवरी से ही करना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो बात सही है। हाँ ठीक है, मतलब सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अब आप चूज कर लीजिए कि मेरा क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, मैं कैसे कैसे जा रही हूँ, ठीक और है। सर आईपी का भी मुझे भरना है, तो उसका क्या मतलब आईपी रहेगा? का खुद का फॉर्म आता है, आईपी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बहुत ज़्यादा पास वगैरह करने में। आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है जनवरी एंड में फॉर्म आ जाएगा और 5 मई के अराउंड पेपर हो जाएगा उसका। आईपी अपना एग्ज़ाम खुद करवाता है, ठीक है। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको आईपी यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए भरना चाहिए क्योंकि देखो आईपी यूनिवर्सिटी में थोड़ा फ़ी ज़्यादा है, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, थोड़ा भी आप मेहनत करके पेपर दोगे तो। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया में सीट कम है यार, बहुत कम सीट है, ठीक है। जामिया उमिया में सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कि सब्जेक्ट के हिसाब से तो सर पकड़ लेगा आदमी, ठीक है। टोटल 200 सीट है, सभी 17 सब्जेक्ट का मिला के टोटल 200 सीट है मात्र जामिया में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 338 देखने कहने के लिए है, लेकिन नॉर्मली जनरल का टोटल सीट 250 से 260 सीटें वहीं होंगी बीएड में। ये सर जामिया में तो इंटरव्यू भी है।
इंटरव्यू भी है, तो कहने का मतलब नहीं, इंटरव्यू है तो कोई इतना बहुत मतलब हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे का रिटर्न में मार्क्स ठीक रहता है उसका इंटरव्यू हो जाता है, उतना हम लोग भी प्रिपेयर कराते हैं कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओ। लेकिन आप ये समझिए कि जो है मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सीटें कम हैं, ठीक है। Yes, sir. तो इसलिए आईपी यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो ईयर वो ड्रॉप नहीं करना है, तो अदरवाइज तो फिर हाँ सर वही। ठीक है। क्योंकि देखो, इधर यू विल प्रिपेयर और यू विल पे अ हायर अमाउंट, दो ही चीज़ है। अगर आप ढंग से यूनिवर्सिटी का प्रिपेयर करके 10,000 रुपये में साल भर का बीएड नहीं कर रहे हो, तो दूसरा सिंपल सा आपके पास तरीका है कि फिर आप 1 से 1.5 लाख रुपए दोगे। वही सर, उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा नहीं, है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईपी, किसी भी प्राइवेट संस्था से आप बीएड करोगे तो फिर आप 1 से 1.5 लाख रुपए फीस दोगे, कहीं भी जाके पता कर लीजिए। 10-20 हज़ार रुपये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। 1 से 1.5 लाख रुपए आप फीस दोगे अगर आप ढंग की यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट नहीं होते हो तो, ठीक है। और तो और दूसरी समस्या देखो क्या है, जो ढंग की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ढंग से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, तो बच्चा प्राइवेट जॉब करने लायक भी रहता है। और जो इधर उधर प्राइवेट कॉलेज हैं वो सब क्या करते हैं, एक तो फीस भी लेते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए और कराते भी कुछ नहीं है, ठीक, कराते भी कुछ नहीं है। जो बच्चा हाँ सर। जामिया से कोई बच्चा अगर अपने सब्जेक्ट में बीएड करके आ रहा है तो नहीं पर उसके पास अच्छा नॉलेज होता है, नहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहा है तो नहीं पर अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होता है। अब कोई रैंडमली बीएड करके आ रहा है, उसके और इसके नॉलेज में आप कभी बातचीत करके देखिएगा, आपको तुरंत का तुरंत डिफरेंस दिख जाएगा, तुरंत। ये सर, मेरी फ्रेंड ने जामिया से बीएड कर रहा है तो उसको वैकेंसी मिल गई जामिया में, जामिया के स्कूल में। हाँ, वही मैंने बोला ना कि वो नॉलेज में आपको डिफरेंस तुरंत नहीं पता चलता है, लेकिन नॉलेज में डिफरेंस होता है भाई, ठीक है। सर श्योर। वो डिफरेंस होता है। जैसे मान लो मेरा सब्जेक्ट, मान लो बीएड में मेरा टीचिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएड करके आए हैं, लेकिन मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा हिस्ट्री में और दूसरा कोई कुछ एक्सप्लेन करेगा, तो दोनों का आपको फ़र्क वहीं दिख जाएगा, क्योंकि सिर्फ किताब से रट के आया है, सिलेबस टू लाइन बाई लाइन चल रहा है और हम लोग पूरा भावार्थ समझा के बात समझा रहे हैं, तो वो आपको एक फ़र्क जो है तुरंत तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो जब आप ढंग से सीखोगे तभी आप भी ढंग का टीचर बनोगे, अदरवाइज तो डिग्री बहुत सारे लोगों के पास है, ठीक है। हाँ जी, खान साहब, यस क्विक, देन आई विल रैप अप द सेशन। हेलो। हाँ जी बताइए, यस प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी बताइए, गुड इवनिंग। सर मैं हरियाणा टोहाना से बोल रहा हूँ। जी। तो गवर्नमेंट टीचर हूँ यही अपना, तो बेटे के पूछ रहा था, उसने डीएड स्पेशल एजुकेशन किया था, उसके बाद बीएससी करी है उसने मेडिकल से। एक सेकंड, डीएड स्पेशल एजुकेशन किया है उसने, ठीक है। प्लस टू के बाद डीएड स्पेशल एजुकेशन किया, उसके बाद बीएससी कंप्लीट हुई है उसकी अभी। अच्छा, बीएससी कंप्लीट हुई है, ठीक है। हाँ, आगे बताइए आप। तो मैं डिस्टेंस से चाह रहा था उसकी जामिया से बीएड करवाना। अच्छा। अब उसका किसी प्राइवेट स्कूल में, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में उसका नाम चला रखा है मैंने, वहां टीच कर रहा है बच्चा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बीएससी किस में है? मेडिकल में सर। अच्छा, मेडिकल में, अच्छा ठीक है। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं आप? तो मैं डिस्टेंस से बीएड की पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि यहाँ पर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये जामिया से नॉर्मल बीएड रेगुलर के रिगार्डिंग बात हो रहा है। जो डिस्टेंस से बीएड का मसला है वो टोटली एकदम सेपरेट मैटर होता है, एकदम सेपरेट मैटर है वो। उस बीएड के बारे में बात करना इज टोटली डिफरेंट जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जामिया से डिस्टेंस में बीएड होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, और सिंस उन्होंने डीएड कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में, तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी स्कूल में एनरोल करा रखे होंगे, टीचिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, तभी वो डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी तो कर नहीं सकता है, ठीक है। जी सर, जी। जामिया से होता है। तो सर इसके फॉर्म वगैरह कब तक आते हैं? उसके फॉर्म आने वाले होंगे। तो कब उसका एग्जाम कब होगा? उसका एग्जाम होगा लगभग जनवरी फरवरी के अराउंड। वो जो डिस्टेंस वाला पेपर का मॉड्यूल है वो टोटली डिफरेंट होता है जो नॉर्मल रेगुलर वाला बीएड का मॉड्यूल होता है। ठीक है सर। तो इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फिर ग्रुप में ही? यस, ये डिस्टेंस से मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं कि डिस्टेंस बीएड जामिया दिल्ली बाइट्स लिख लीजिएगा आगे नाम में, तो दिल्ली बाइट्स ने जामिया बीएड के रिगार्डिंग एक्सप्लेन कर रखा होगा। क्योंकि अमूमन जो डिस्टेंस वाले बीएड का फॉर्म होता है वो आपको सितंबर अक्टूबर के अराउंड रिलीज होता है, देखने के लिए मिलेगा। नवंबर में रिलीज होता है, वो देखने के लिए मिलेगा। उसका पेपर स्ट्रक्चर भी टोटली अलग होता है जो यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो सर इसके लिए फिर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगाते हो? देखो, दिल्ली बाइट्स के ऐप में तो अवेलेबल है सर, ठीक है। दिल्ली बाइट्स के ऐप में अवेलेबल है,
लेकिन डिस्टेंस में ना बहुत मतलब 100 में कोई एक बच्चा आता है जो उसके लिए एलिजिबल होता है, सच बताऊं तो। अच्छा जी। हाँ, तो हमारी इंटरेक्टिव क्लास नहीं होती है। उसकी इंटरेक्टिव क्लास क्यों नहीं होती? क्योंकि उतने बच्चे होते नहीं है पढ़ने वाले। जैसे इंटरेक्टिव क्लास का मतलब जैसे आप यहाँ पर ज्वाइंड हो, तो आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो डेली बैच से जो भी 1-to-1 इंटरेक्टिव क्लास होता है उसका एडवांटेज ये होता है कि हमारी क्लासेस बिल्कुल ऐसे ही होती है। चलो, इंटेलिजेंट है बच्चा तो इंटेलिजेंट है सर। नहीं ठीक है, वो अच्छी बात है। नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो हमारी क्लासेस होती हैं, जैसे आप गूगल मीट पर यहाँ ज्वाइंट हो, तो हमारी क्लासेस ऐसे ही होती हैं। तो डिस्टेंस के बीएड को लेकर इस तरह से हम लोग क्लास नहीं कराते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले कम होते हैं। तो स्टडी मटेरियल वगैरह तो हाँ, वो आपको डेली बैच के ऐप में मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। ठीक है वो आपको तो इस ग्रुप में जुड़े रहे, ग्रुप में मैं हूँ ऑलरेडी पहले से ही। उसमें आपको बीएड से रिलेटेड ही अपडेट देखने के लिए मिलता है और टीचिंग फील्ड से रिलेटेड ही देखने जब भी मतलब डिस्टेंस के जब भी फॉर्म आएंगे उस ग्रुप में जरूर आएगा। नहीं, क्योंकि हम लोग इस तरह से कवर इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस में 100 में कोई एक बच्चा एलिजिबल रहता है, तो बाकी के बच्चों को लगता है अच्छा उनको भी फिल करना है क्या। तो हम लोग बहुत ही होता है ना कि रेगुलर टीचर एजुकेशन को लेकर हम लोग फोकस रहते हैं ग्रुप्स में, तो वो उसी हिसाब से देखने को मिलता है। ओके। ठीक है, हाँ। जैसे आप देखेंगे डेली बैच जितने भी ग्रुप हैं उसमें कोई अननेसरी अपडेट नहीं आता है। जब भी आएगा वो बीएड से रिलेटेड ही कुछ होगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है। एनीवन एल्स, किसी और कोई डाउट एंड क्वेरी? आईटी का भी पेपर ले लीजिएगा, जैसे ये सब जो पेपर लिए कि हम लोग को हेल्पफुल हो जाएगा तब। माइक क्या कह रही हैं? आईपी सर, आईपी का भी ऐसा एक सेशन ले लीजिएगा जो इंफॉर्मेशन सब हम लोग को पता चल जाए। जी, ठीक है। यस सर, और एक एनसीईआरटी आरआई जो होता है वो भी। जी, बिल्कुल आप ही लोग की सेवा में। ठीक है, यस सर, ठीक है, हाँ, थैंक यू। चलिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई अभी भी डाउट एंड क्वेरी रह गया जिसको लग रहा है कि सेशन में माइक ऑन करके वो नहीं पूछ पाया, तो मैं अभी आप लोगों से बात कर लूँगा, आप रुक जाइएगा। बाकी के सभी लोग लीव ले सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा आप अपने फील्ड के रिगार्डिंग जागरूक हैं, जितना ज़्यादा आप उस फील्ड के रिगार्डिंग जानकारी ही गेन कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ही आप सशक्त रहोगे, उतना ज़्यादा ही लाइफ में आप बेटर कर पाओगे और अर्न कर पाओगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं एकदम फोकस्ड रहूँगा, एकदम किताबी रट्टा मारूंगा, ये फॉर्म रिलीज होगा उसको भर देंगे, तो ऐसे लोग लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बेहतर नहीं कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कामयाब नहीं रहते हैं। लाइफ में कामयाबी का एक बहुत बुनियादी सूत्र है कि आपको जागरूक रहना है। जितना अपने फील्ड के रिगार्डिंग आप जानकारी रखोगे, उतना आप पढ़ाई में एवरेज भी हो ना, बिलो एवरेज भी हो, तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली कहीं भी हो जाएगा। क्योंकि देखो, पढ़ाई में एवरेज या बिलो एवरेज जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। पढ़ाई में एवरेज क्या है भैया? जिसका 90% आ गया है उसके गार्जियन जो है हुला कर रहे हैं, 90% है, जिसका 85 है, तो जिसका 85 है 90 वो कहीं से किसी से कमज़ोर नहीं है यार। किसी का 70 भी है तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि जो है वो उससे कमज़ोर है। अब मेरे बीएड में परसेंटेज मेरे क्लास के एवरेज से कम होंगे, लेकिन तमाम 90% वाले आते हैं मेरे पास भाई जॉब के इंटरव्यू देने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट में 90% है, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं आता है। उन्होंने कोई दुनियादारी नहीं देख रखी है, कुछ उनको नहीं पता है कैसे कराना है, क्या पढ़ाना है, क्या जानकारी देना है बच्चों को, क्या सिलेबस है, किस तरह का पेपर फॉलो होगा, क्या एनसीईआरटी अपडेट कर सकता है, क्या एनसीटी अपडेट कर सकती है। दे हैव नो इन्फॉर्मेशन। उनको कुछ नहीं पता है कि ओल्ड एनसीईआरटी में क्या चल रहा है, न्यू एनसीईआरटी में क्या चल रहा है। उनके आगे बस पका पकाया सिलेबस है और घोड़े की तरह आगे उन्होंने वो लगा रखा है, बस वो उतना ही कर रहे हैं जितना उनको दिया जा रहा है। तो होता क्या है ना, इससे वो लाइफ में कुछ बहुत बेहतर नहीं कर रहे होते। ठीक है, और आपको ज़िंदगी में अपने करियर में कामयाब होना है, ना कि बीएड में कामयाब होना है। बीएड इज़ जस्ट अ चैप्टर, डीएलएड इज़ जस्ट अ चैप्टर, सीटेट इज़ जस्ट अ चैप्टर। तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिस समय जिस फील्ड के रिगार्डिंग आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड के रिगार्डिंग आप बहुत ही जागरूक रहिए और उसको बार बार परस्यू करते रहिए। जैसे मान लो आप यहाँ पर हम जामिया पर चर्चा कर रहे हैं, अगर आप मेरा इस तरह का 10 सेशन ज्वाइन कर लोगे तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जामिया को लेकर कोई डाउट नहीं है और आप दूसरों को भी मदद कर पाओगे। अब आपको जामिया के लिए हमेशा फॉर इन्फॉर्मेशन हो गया, सीयूईटी के लिए हमेशा फॉर इन्फॉर्मेशन हो गया आपको। तो इसी तरह जो है फॉर्म्स थोड़ा फिल करके पेपर दीजिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेन करते रहिए। और ये सब करने के लिए कोई टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जागरूक होने का ज़रूरत है, बस थोड़ा सा देखने का ज़रूरत है क्या चल रहा है, क्या करने का ज़रूरत है। और इंटरनेट की एज में बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप अपने घर से ज्वाइन करके मेरे को यहाँ पर सुन पा रहे हो, तो इंटरनेट आपको भी सहूलियत देता है
कि आप दुनिया भर का और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो खुद के लिए। तमाम बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनका यूट्यूब पर तुमको 2-2 घंटे 2.5 घंटे का पॉडकास्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो सब जाके फिर देखिए। क्योंकि जैसे देखो, कोई आदमी अगर 1 करोड़ कमा रहा है और उसका 1-2 घंटे का पॉडकास्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि उसका विजन और उसका दूरदर्शिता आपसे ज़्यादा है। तो एटलीस्ट आप उसको फॉलो करो या ना करो, फैन नहीं बनने को मैं कह रहा हूँ उसका, लेकिन एटलीस्ट उसको सुनो वो क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ बैठे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा फैन बन जाओ, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि इस पर आपको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, तो बस थोड़ा सा जागरूक रहिए, चेक करते रहिए बार बार क्या बताया जा रहा नहीं बताया जा रहा। यही तरीका है, और वो जागरूकता आपको कामयाब बना देगी लाइफ में। तो यही तरीका है। और अभी हम जामिया के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन गेन करते रहिए, और कभी आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर, ये सब चीज़ें नहीं होगा। क्योंकि ज़िंदगी में जब भी आपके पास ऑप्शन होता है, आपको कभी एंग्जाइटी, डिप्रेशन नहीं होगा। जब आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते जाते हैं, आप मजबूर होते जाते हो, कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं बचता है, तब आपके पास ऑप्शन, इस तरह की चीज़ें, आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें आती हैं। जब ऑप्शन है तो आपके पास हमेशा उम्मीद है कि इसमें हो सकता है, अच्छा चलो इसमें नहीं हुआ तो वो देखते हैं। तो हमेशा ऑप्शंस को ओपन रखिए, और आप भी इस लायक रहिए कि नए नए ऑप्शंस पर आप ट्राई भी कर सको। ठीक है, क्योंकि चाहे मैं कितना भी बोल दूं, आप आइएगा अगस्त के सेशन में, बहुत सारे महान आत्माएं होंगी जो बोलेंगे नहीं नहीं सर आपने कहा तो था, लेकिन मैंने सर एक ही फॉर्म फिल किया। ठीक है, अरे मैं उसके पीछे रैशनल रीजन दे चुका हूं क्यों आपको ऑप्शन रखना चाहिए। कल को पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाए, कल को पेपर के दिन कोई दिक्कत हो जाए, आप ठीक से पेपर ना दे पाओ, तो आप क्या अपना ईयर ड्रॉप कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो जागरूकता आपको ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब बना देगी। तो कोशिश करिए कि उस फील्ड के रिगार्डिंग एकदम कंप्लीट डिग करते रहें। ठीक है, कंप्लीट डिगिंग करते रहिए। और ये चीज़ भी ध्यान दीजिए, देयर आर नो फ्री लंचेस। कहीं पर कोई फ्री में करा रहा है तो आपका बहुत बड़ा वाला आज नहीं तो कल कट जाएगा। क्योंकि है क्या ना, वो कोई मतलब ढंग के फैकल्टीज, ढंग के टीचर, ढंग के ऑप्शंस फ्री में नहीं अवेलेबल होते हैं भाई। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स, अपने इन अराउंड देखिए कौन है जो फ्री में काम कर रहा है, कुछ नहीं, सब बेवकूफ़ बनाने वाले तरीके हैं। तो आप ये देखिए कि आप किसी चीज़ के लिए पे भी कर रहे हो, तो बस जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हो वो चीज़ तुमको बेस्ट वैल्यू मिल जाए। कहने का मतलब है कि तुम 1 लीटर दूध खरीदने गए 100 रुपये का, तो हाँ भैया तुमको 100 रुपये में बस 1 लीटर दूध ही मिले, प्लास्टिक वाला दूध ना मिले, वो गनीमत है। ये थोड़ी ना कि तुमको 1 लीटर का दूध वो फ्री में दे देगा, वो क्यों देगा फ्री में। ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूँ, दूध खरीद लेने गए तो अगर उसमें मिलावट भी कर रखा है तो बस इतना किया है कि 90 रुपये का दूध है, 10 रुपये का उसमें पानी है। अगर इम्प्योरिटी है तो बस इतनी ही हो, ये ना हो कि तुम्हें केमिकल वाला दूध पकड़ा दिया। तो ऑनेस्टी का मतलब ये है, ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि तुमको फ्री में दे देगा। तो कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को भी समझिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे अभी कल ही मैं CUET वालों का ओरिएंटेशन सेशन था, तो ये ओरिएंटेशन में एक लड़की 2 साल का ड्रॉप इसलिए उनके जीवन में है क्योंकि उसको 2 साल में भी समझ में नहीं आया कि उसको प्रिपरेशन की आवश्यकता है। वो फ्री में ऐसे ही यूट्यूब पर इधर उधर झूला झूल रही है, और ज़िंदगी का 2 साल उसने ऐसे ही दे दिया है नासमझी में। और फिर क्या हुआ, 2 साल बाद वही 5,000 रुपये देके डेली बैट्स पर ज्वाइन किए हो। तो जिस काम को तुम पहले कर सकते थे, तो समय भी गया, पैसा तो कर देना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे फिर हो नहीं रहा इतना आसानी से। तो ये सब भी आप चेक करिए, क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि नहीं है। अब गाइडेंस, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि प्रिपरेशन क्लासेस की ज़रूरत हर बच्चे को नहीं होती है, ये आप कैसे चेक करोगे। तुम 2 प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, चेक करो इस पेपर में कितना कट ऑफ गया था, तुम पेपर को सॉल्व करना शुरू करो, देखो तुम्हारा उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो तुमको प्रिपरेशन का ज़रूरत है। वो चाहे तुम डेली बाइट्स पर करो, चाहे कहीं और करो, चाहे किसी ट्यूशन को पकड़ो, चाहे यूट्यूब पर फ्री में पढ़ो, चाहे दीदी भैया किसी को ढूंढो। ठीक है, ये टोटली आपको समझना है कि फिर आपको प्रिपरेशन का ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे कोई बच्चा डेली बाइट्स पर अगर IP का मेंबरशिप लेता है तो उसमें करंट अफेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा इनका करंट अफेयर पेड है, तो हम तो यूट्यूब पर फ्री में देख रहे हैं। हाँ, आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हो, बिल्कुल। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सुबह उठ के कुल्ला भी नहीं करते हैं, पहले करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं।
तो अब तुम सोचो कि तुम्हारा पेपर अगर मई में हो रहा है तो यहां से तुम कितना करंट अफेयर पढ़ोगे। रोज 1-1 घंटे का उनको करंट अफेयर का वीडियो है, तुम रोज 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दे रहे हो, किस कीमत पर? बस फ्री है इसलिए रोज 1 घंटे करंट अफेयर के नाम पर दे रहे हो। अरे मई तक जाते जाते नवंबर के महीने में क्या हुआ तो तुमको याद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जामिया के पेपर में करंट अफेयर पूछ रहा है तो उसका करंट अफेयर उसी के हिसाब से बन के आएगा जो गिनती का 10 पन्ने का होगा, और उसमें से आपको आराम से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। फ्री के नाम पर यहां से देखोगे और वो बाद में वो टीचर आके क्लेम भी करेगा कि अरे देखिए हमारे में से आया है, हमारे में से आया है। अरे भाई, हर दिन का आपने 1-1 घंटे का करंट अफेयर का वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पर, तो कुछ ना तो कुछ उसमें से आएगा ही। जब तुमने दुनिया भर का पोथी सारा कुछ डाल ही दिया तो कुछ ना तो कुछ उसमें से आएगा ही। अरे आप लिमिटेड जानकारी बच्चे को दिए कि इतना कर लो और उतना करने में से कुछ पेपर में आ जाए, तब तो ज़्यादा अप्रिशिएबल है। अगर मैं बैठ के शुरू से अंत तक 1-1 लाइन पूरा दुनिया भर का हिस्ट्री पढ़ा दूँ, हाँ तो उसमें से तो कुछ आएगा ही। आप ये देखिए ना, आप कितना रिटेन कर पाओगे मेमोरी में, कितना आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे, ये सब भी चीज़ें चेक करिए कि अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद तुम कितना पेपर में अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं है सिर्फ ऐसे ही रीड करते जा रहे हैं, रीड करते जा रहे हैं, रीड करते जा रहे हैं। भाई जो पेपर है उस पेपर को पढ़ने के बाद आप कितना, मतलब जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। किताब पढ़ना एक अलग चीज़ है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों के बीच आपको समन्वय बैठाने की जरूरत है। तो मैं बस कह रहा हूं कि आप ये समझिए कि आप ये मत सोचिए कि आपको कहीं प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, आप ये सब मत करिए। आप बस ये देखिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू। अब बस ये सोचिए कि वो चैलेंज सॉर्ट आउट कैसे होगा। बस अब वो कैसे सॉर्ट आउट होगा ये आप समझो, लेकिन सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, और उसको आइडेंटिफाई करने का सही तरीका यही है। ठीक है, कोई शॉर्टकट उसमें इस तरह से आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप जागरूक हो जाओगे। आप जैसे ही जागरूक हो जाओगे तो बस कोई एक ढंग की अच्छी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन का यही सिंपल तरीका है। चलिए खैर, थैंक यू एवरीवन, सब लोग लीव ले सकते हैं। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जिनको भी कुछ क्वेरी है रुक जाएंगे, ठीक है। रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू अफीफा। यस राज, ये क्या कह रहे हैं आप बताइए जल्दी, क्विक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस राज, आपने हैंड रेज कर रखा है, क्विक। सर मैं ये कह रहा था कि हम बीएड के लिए एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने एनसीईआरटी का बताया था, तो यहाँ पर क्या एनसीईआरटी का कुछ हॉस्टल वगैरह का सीन है या रूम लेके रहना पड़ेगा? कहाँ एनसीईआरटी में? RIE में हॉस्टल लेना कंपलसरी है, उनका हॉस्टल मिलता है, अच्छा हॉस्टल होता है। ठीक है, एनसीईआरटी RI में हॉस्टल का फैसिलिटी अवेलेबल है। गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल है, एंड अच्छा हॉस्टल है। ठीक है, ठीक है। उसका भी कोई कोर्स वगैरह है आप क्लास? एनसीईआरटी RIE का कोई भी इंटरैक्टिव क्लास नहीं होता है, डायरेक्टली डेली बाइट्स के ऐप में आप जाके खुद से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर और मॉक तीनों मिल जाएगा। 3-4 हज़ार रुपए का होगा हार्डली वो। जी ओके सर, ओके। और BHU के बारे में पूछना था, BHU में एडमिशन CUET के पेपर ही होता है? यस यस, CUET के पेपर के कोर्स पास होता है। अलग एंट्रेंस होता है जैसे? नहीं, CUET पर ही, और उनका सेम ऑलमोस्ट उनका वैसा ही सिमिलर सा पेपर कोड है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, कोई बच्चा अगर दिल्ली बाइट्स पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैच में है तो एक तरह से उसका प्रिपरेशन BHU का भी हो रहा है। BHU में भी सेम पेपर कोड से एडमिशन होता है। ठीक है, हाँ सर, वही मैं सोच रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दूंगा तो BHU का भी। नहीं, बिल्कुल। अगर आप दिल्ली बाइट्स पर कोई CUET का प्रिपरेशन कर रहा है, DU का प्रिपरेशन कर रहा है, तो BHU का प्रिपरेशन आपका बाय डिफॉल्ट हो रहा है, क्योंकि BHU का भी उसी सेम पेपर कोड से एडमिशन होता है। ठीक है, जी सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम एट, थैंक यू, बेस्ट विशेस।